हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैन यू टेल मी हाउ आर यू ऑल डूइंग? क्या हाल है सर जी? हाउ आर यू ऑल डूइंग टुडे? जल्दी से बताओ, क्या तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मैं दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ? तो हम क्लास शुरू करेंगे एकदम जोर शोर से। फटाफट बताओ, क्या तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्या तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं तुमको दिखाई दे रहा हूँ और सुनाई दे रहा हूँ? जल्दी जल्दी बताइए। Yes, guys. ऑलराइट, चलो दोस्तों, क्लास शुरू करेंगे बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोग सब एकदम मस्त होंगे। ठीक है, चलो गाइस, व्हाट आर वी डूइंग टुडे? व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे? वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिवीजन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ने वाले हैं हम एकदम। आप लोगों को सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, नहीं, माफ कर दो चेतना। चेतन, माफ कर दे। ऑलराइट गाइस, चलो चलो शुरू करते हैं सर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का रिवीजन करेंगे। कोशिश करेंगे आज आधा खत्म कर दे कम से कम, तो कल बाकी का आधा खत्म कर देंगे। 2 सेशन में मस्त रिवीजन हो जाएगा। पर ये जरूर कोशिश करेंगे कि 10:15 तक आज अपनी क्लास जो है वो खत्म हो जाए। एकदम रिस्ट्रिक्टेड मैनर में अपन क्लास खत्म करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये जो रिवीजन है इसमें हम आज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट करेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने पहले ये चैप्टर पढ़ा होगा। ये रिवीजन सेशन है। रैपिड तो वैसे ही मेरे सेशन में बचा नहीं, तुम लोगों ने छोड़ा नहीं, पर रिवीजन कम से कम रहने देना। इतने गोते मत लगवाना कि रिवीजन भी ना कर पाए। सबसे पहले सर आपको बता दूं, ये चैप्टर में 3 चीजें कवर होती है: प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। मेरे साथ बोलो, क्या कवर होता है? प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। फुल एनर्जी में अगर 1 घंटे रिवीजन करोगे तो आपको मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा। तो मेरे साथ फुल एनर्जी में रिवीजन करना। मैंने क्या कहा? 3 चीजें आती है: प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। और किससे पेबल होगा? ये पेबल टू ऑर्डर भी हो सकता है, पेबल टू बेयरर हो सकता है। ये आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स या चेक्स अगर पेबल टू ऑर्डर या पेबल टू बेयरर है तो वो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। अब सर उसमें पेबल टू ऑर्डर मतलब क्या? पेबल टू ऑर्डर मतलब क्या? अगर आपने प्रॉपरली अपने इंस्ट्रूमेंट में लिख दिया कि ये पेबल टू ऑर्डर है तो वो पेबल टू ऑर्डर हो जाता है। या फिर अगर आपने किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिख दिया, या फिर अगर आपने उसके ट्रांसफर को किसी तरीके से प्रोहिबिट नहीं, जो ट्रांसफर को प्रोहिबिट नहीं करता है, तो उसको पेबल टू ऑर्डर माना जाएगा। और पेबल टू बेरर मतलब क्या सर? या तो अगर आपने किसी का नाम नहीं लिखा, ब्लैंक छोड़ दिया, तो उसको पेबल टू बेरर माना जाता है। तो सर 3 चीजें आती है: प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। अब सर एक बात समझो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? नेगोशिएबल मतलब क्या? ट्रांसफरेबल होता है। अभी के लिए समझो नहीं, नहीं अभी के लिए क्या, हमेशा के लिए समझो नहीं। नेगोशिएबल मतलब सिर्फ ट्रांसफरेबल नहीं होता है। नेगोशिएबल मतलब क्या? अगर मैं एक इंस्ट्रूमेंट आपको नेगोशिएट कर रहा हूं, तो मेरा गुड टाइटल हो या ना हो, मैं आपको गुड टाइटल पास कर सकता हूं। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की खासियत होती है कि मेरा गुड टाइटल हो ना हो, आपको मैं गुड टाइटल पास कर सकता हूं। आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा था बचपन में, वहां पे क्या लिखा था? अ सेलर कैन ट्रांसफर ओनली हिज टाइटल। अगर उसका टाइटल बैड है तो वो गुड टाइटल कैसे ट्रांसफर करेगा? तो उसमें क्या लिखा था? द टाइटल ऑफ ट्रांसफरी इज एज गुड एज दैट ऑफ द ट्रांसफरर। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो है, ट्रांसफरी का टाइटल कभी कभी ट्रांसफरर से बेटर बेटर टाइटल हो सकता है। तो नेगोशिएबल का मतलब ट्रांसफरेबल सिर्फ नहीं होता है सर, ट्रांसफरेबल तो होता ही होता है, उसके साथ साथ नेगोशिएबल का मतलब ये भी होता है कि आप बेटर टाइटल पास कर सकते हो, बेटर टाइटल एज कंपेयर टू व्हाट यू हैव। ओके। अब सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? क्या ये एग्जाम में पूछे जाते हैं? नहीं, ये एग्जाम में वैसे तो नहीं पूछे जाते, पर इनकी खासियत क्या होती है सुनना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो राइटिंग में होता है। सबसे पहले मैंने कहा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो राइटिंग में होता है, और उसके बाद साइंड होना चाहिए जो भी बना रहे हैं और जिसके फेवर में बना रहा है। ट्रांसफरेबल होना चाहिए, ट्रांसफर पे कोई कंडीशन रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। जो ट्रांसफर कर रहा है उसका टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए। और कितने बार ट्रांसफर हो सकता है सर? मैंने कहा
कहा जब तक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है उसका फुलफिलमेंट नहीं हो जाता, जब तक उसका पेमेंट नहीं हो जाता, तब तक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है ट्रांसफर होता रह सकता है एनी नंबर ऑफ टाइम्स टिल इट्स सेटिस्फैक्शन, जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाता। उसके बाद मैंने क्या कहा, अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए सर, अनकंडीशनल प्रॉमिस या ऑर्डर होना चाहिए, और सम पेबल टाइम पेमेंट एंड पेई मस्ट बी सर्टेन। सर आप जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो ना, उसमें कितना अमाउंट है, किसको देना है, कब देना है, ये सारी चीजें जो है वो एकदम सर्टेन होनी चाहिए। और डिलीवर करोगे, डिलीवरी करना बहुत जरूरी है। अगर बना के अपने ड्रॉर में रख दोगे ना, उससे नेगोशिएबल नहीं माना जाता, डिलीवरी होना बहुत जरूरी है। ये सारे बेसिक कंडीशंस है सर किसके, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। क्या क्या चीजें आती है, सबसे पहले मेरे को ये बताओ, राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, ट्रांसफरेबल होना चाहिए, it holder's title should be free from any defect, and then it can be transferred any number of time till its satisfaction, unconditional promise होना चाहिए, और उसके बाद sum payable और time payable जो है certain होना चाहिए and should be delivered। अगर मैं आपको बताऊं तो ये W हो गया, ये S हो गया, ये T हो गया, ये T हो गया, ये T हो गया, फ्रीली ट्रांसफरेबल हो गया ये, उसके बाद टाइटल और टाइम्स हो गया, और अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए। अनकंडीशनल प्रॉमिस मतलब क्या सर, यहाँ पे जो प्रॉमिस है वो अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, और डिलीवरी होनी चाहिए। तो सर इसका मैंने शॉर्टकट बनाया था राइट एसटीडी सीपीटी। मतलब जब आप सीपीटी में हो तो स्टैंडर्ड में क्या लिखते हो आप, आपके नोट्स के सामने स्टैंडर्ड होता है, वहां पे क्या लिखते हो, स्टैंडर्ड में आप लिखते हो सीपीटी। तो सर सीपीटी क्या होता है, फाउंडेशन को पहले सीपीटी कहते थे। तो सर राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, ट्रांसफरेबल होना चाहिए, उसके बाद डिफेक्ट फ्री होना चाहिए, और एनी नंबर ऑफ टाइम्स ट्रांसफरेबल होना चाहिए। और सीपीटी क्या है, सर्टेन होना चाहिए, पार्टी का नाम, सम का नाम। पी क्या है, अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, और टी क्या है लास्ट में आपका जो, सॉरी डी का हो गया डिलीवरी, डिलीवर होना चाहिए, और टी का क्या है, टाइम्स, कितनी भी बार ट्रांसफर हो सकता है। ये सारी चीजें हैं सर, जितना याद है एग्जाम में लिख लेना, हमने एक शॉर्टकट बना लिया है। अगर आपको बेटर शॉर्टकट बनाना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालना, क्रिएटिव जितना हो सकते हो उतना मजा आएगा। और सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रेजम्पशन होते हैं। क्या प्रेजम्पशन सर, बच्चों वाले प्रेजम्पशन है, सुनो क्या प्रेजम्पशन, कि जो कंसिडरेशन है ना, कंसिडरेशन के बिना कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाए, किसी ना किसी का कंसिडरेशन तो है उसमें। डेट क्या होगा, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डेट लिखा है वही डेट पे वो ड्रॉ हुआ होगा। तीसरा टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, आप ये मानोगे कि अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, कहां पे एक्सेप्ट करने की जरूरत होती है सर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्ट करने की जरूरत होती है। तो एक्सेप्टेंस जो है ना, मेच्योरिटी के पहले हो गया है, रीजनेबल टाइम के अंदर हो गया है, ये आप प्रिजम्पशन ले लोगे, आप मान लोगे। उसके बाद सर टाइम ऑफ ट्रांसफर, आप ये मानोगे कि उसका जो ट्रांसफर है ना, वो मेच्योरिटी के पहले ट्रांसफर हो गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, अगर पता नहीं कब ट्रांसफर हुआ था। ऑर्डर ऑफ इंडोर्समेंट, अगर ए ने बी को इंडोर्स किया, बी ने सी को, सी ने डी को, इस तरीके से इंडोर्स करते गए, तो किसने किसको इंडोर्स किया कैसे पता चलेगा, जो हमको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो ऑर्डर दिख रहा है ना, उसी ऑर्डर में इंडोर्समेंट हुआ है, ऐसा मान लिया जाएगा। स्टैम्प्स की बात करें तो अगर आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गुम गया और आपको पता नहीं वो स्टैम्प था कि नहीं स्टैम्प था, तो आप ये अज्यूम करोगे, प्रिज्यूम करोगे कि स्टैम्प था, और होल्ड जो है ना वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, ऐसा माना जाता है। अगर कुछ नहीं पता तो जो होल्डर होता है उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाता है। सर ये कुछ बेसिक अजम्पशंस है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, एग्जाम में आते भी नहीं है, पर ये बेसिक है कि कंसिडरेशन में ट्रांसफर हुआ है, डेट जो है लिखा हुआ वो डेट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस एक रीजनेबल टाइम बिफोर मेच्योरिटी है, और टाइम ऑफ ट्रांसफर भी बिफोर मेच्योरिटी है। अब सर उसके बाद क्या लिखा है, आपका ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, ऑर्डर ऑफ इंडोर्समेंट क्या होगा, जो ऑर्डर आपके बुक में दिया हुआ है, जो चेक में दिया हुआ है या बिल ऑफ एक्सचेंज में दिया हुआ है, वही ऑर्डर ऑफ इंडोर्समेंट होगा। स्टैम्प क्या होगा, अगर नहीं पता स्टैम्प था कि नहीं था, ये मान लोगे स्टैम्प क्या हुआ है, और होल्डर को होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाता है। क्या होता है सर, थोड़ी देर रुको, जरा सब्र करो, आएंगे उस पर, आगे बढ़ते हैं सर। सबसे पहले बात करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है सर, बहुत सिंपल होता है प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट मतलब क्या सर, अगर मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर कैटरीना ने प्रॉमिस किया सलमान खान को कि दूंगी मैं 50,000 रुपए, 50,000 रुपए दूंगी, ऐसा उसने प्रॉमिस किया, तो ये सर एक प्रॉमिसरी नोट हो गया, प्रॉमिसरी नोट बन गया। इसमें कैटरीना कौन है, मेकर, और इसमें सलमान खान कौन है, अरे बोलो, मेकी। सर प्रॉमिसरी नोट में दो पार्टी होते हैं, एक होता है मेकर और एक होता है पेई। जिसने बनाया, किसने बनाया सर, कैटरीना ने बनाया, क्या प्रॉमिसरी नोट बनाया, और सलमान खान कौन है, मेकी, मेकी, अरे पेई, जिससे पैसे मिलने वाले हैं। तो मेकर ऑफ ए प्रॉमिसरी नोट और पेई ऑफ ए प्रॉमिसरी नोट, यहां पे उन्होंने बोला 50,000 रुपए पे करेंगे। अगर वो किसी नाम स्पेसिफिकली बताए, अगर वो बोले सलमान को पे करेंगे, तो उसको कहते हैं प्रॉमिसरी नोट पेएबल टू ऑर्डर।
अगर वो सलमान खान नहीं लिखने की जगह अगर ब्लैंक छोड़ दे, उसको क्या करते हैं, अगर उसको ब्लैंक छोड़ दे अगर, तो उसको कहते हैं प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बेरर, प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बेरर। सर क्या प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बेरर हो सकता है? लॉ के हिसाब से तो हो सकता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से तो हो सकता है, पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला भाई प्रॉमिसरी नोट जो है ना वो पेबल टू बेरर नहीं बना सकते। अगर पेबल टू बेरर प्रॉमिसरी नोट बनाना है तो उसको या तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाएगा, उसके अलावा कोई भी पेबल टू बेरर प्रॉमिसरी नोट नहीं बना सकता। तुम लोग हंस रहे हो, ही मैं कब का आगे निकल गया, मेरी बात सुनो, मेरे साथ सुनो सर, सुनो ना दोस्तों, सुनो सुनो सुनो। सर पेबल टू बेरर इंस्ट्रूमेंट होता है क्या प्रॉमिसरी नोट? जो प्रॉमिसरी नोट होता है वो पेबल टू बेरर नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने? प्रॉमिसरी नोट जो होता है वो पेबल टू बेरर नहीं हो सकता। हो सकता है क्या पेबल टू बेरर? बोलो जरा। नहीं सर, पेबल टू बेरर नहीं हो सकता। प्रॉमिसरी नोट जो होता है वो मेकर बनाता है और पेई के फेवर में बनाता है। पेबल टू बेरर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। तो सर प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? सर प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट, promissory note is an instrument which is in writing, it is an instrument which is in writing in which there is an unconditional undertaking। आ जाओ मैं तुमको नोट से भी पढ़ा देता हूं। promissory note is an instrument which is in writing which includes an unconditional undertaking। तुम क्या कर रहे हो? प्रॉमिस कर रहे हो, which is also signed by the maker and to pay a certain sum of money only to any order or certain person। सर अगर कैटरीना ने प्रॉमिस किया सलमान खान को कि मैं तुमको दूंगी, पैसे नहीं, ज्वेलरी, मैं पैसे नहीं ज्वेलरी दूंगी बोल रही है, तो क्या वो प्रॉमिसरी नोट वैलिड माना जाएगा? नहीं, प्रॉमिसरी नोट में आप सिर्फ पैसे देने की बात कर सकते हो, इधर उधर की चीज देने का जो प्रॉमिस होता है उसको प्रॉमिसरी नोट नहीं कहा जाता है, उसको झूठे वादे कहे जाते हैं। सर प्रॉमिसरी नोट मैंने क्या कहा? अगर मेकर जो है वो पेई को देने की बात कर रहा है पैसा, तो प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। अब सर सुनो, बैंक नोट और करेंसी नोट जो होता है ना वो कभी भी प्रॉमिसरी नोट नहीं होता है। सर बैंक नोट और करेंसी नोट में क्या फर्क है बच्चों बताओ? बैंक नोट मतलब वो नोट जो आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया है, और करेंसी नोट मतलब वो नोट जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मोदी जी, हाँ सर मोदी जी भी पहले के जमाने में नोट छाप सकते थे। जो 1 रुपए का नोट मिलता है ना, आपकी मम्मी के पास होगा, पापा के पास होगा, देखना वो 1 रुपए का नोट वहां पे लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छापा है। बाकी जो बड़े बड़े नोट्स होते हैं वो बैंक छापता है। तो ये बैंक नोट और करेंसी नोट जो होते हैं ये आपके प्रॉमिसरी नोट नहीं होते हैं। इसमें दो पार्टी होता है, एक होता है मेकर, एक होता है पेई। अब सर प्रॉमिसरी नोट के एसेंशियल क्या होते हैं? वही वही जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के एसेंशियल होते हैं। पहला, प्रॉमिसरी नोट राइटिंग में होना चाहिए, इट शुड बी साइंड बाय द मेकर, आपको साइन करना पड़ेगा वरना कोई मतलब ही नहीं रहा। उसके बाद द प्रॉमिस टू पे शुड बी डेफिनाइट एंड अनकंडीशनल, आपने जो प्रॉमिस कर रखा है वो अनकंडीशनल प्रॉमिस है। क्या है वो? अनकंडीशनल प्रॉमिस है, डेफिनाइट है। अगर आप ये बोलोगे कि कल को कुछ ऐसी चीज होगी, अगर कल को मान लो बारिश होगी तो मैं आपको पैसा दूंगा, तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है सर, इट शुड बी अनकंडीशनल। पर अगर मैंने ये बोला कि कल को जब उसकी डेथ हो जाएगी तो मैं आपको प्रॉमिसरी नोट, तो मैं पेमेंट करूंगा, तो सर फिर वो कंडीशनल नहीं है, वो क्या है? एक डेफिनाइट इवेंट है, वो जब हो जाएगा तब हम पेमेंट करेंगे, तो वो कंडीशनल नहीं माना जाएगा। सर फिर सिर्फ पैसों का प्रॉमिसरी नोट बन सकता है और एक सर्टेन सम, आपको एब्सोल्युटली स्पेसिफिक सम बताना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे कि मैं 5,000 रुपए से 15,000 रुपए के बीच में कुछ भी पैसा दूंगा तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। पर अगर आप बोलोगे मैं 10,000 रुपए दूंगा, तो ये सर्टेन सम की बात हो रही है। सर्टेन मतलब क्या? एकदम स्पेसिफिक सम, तो चलेगा। सर अगर मैंने कहा प्रॉमिसरी नोट में कि मैं 50,000 रुपए दूंगा और 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दूंगा, क्या ये सर्टेन सम हुआ? अगर मैंने बोला 50,000 रुपए प्लस 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दूंगा, क्या ये सर्टेन सम हुआ? यस सर, दिस इज अ सर्टेन सम। सर्टेन सम मतलब ये नहीं कि मेरे को पहले से पता है कितना पैसा। सर्टेन सम मतलब देयर इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू कैलकुलेट इट। यहाँ पे 10% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट है। अगर तुम्हारा डीले हुआ तो तुम गिन लो कितना डीले हुआ, उस हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। सो दिस इज अ सर्टेन सम। उसके बाद बात करते हैं सर क्या लिखा है? इट मस्ट बी एन एक्सप्रेस प्रॉमिस, यहाँ पे प्रॉमिस होना चाहिए, एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए। द मेकर एंड पे मस्ट बी सर्टेन, मतलब पता होना चाहिए किसको पेमेंट कर रहे हो। और लास्ट में इट मस्ट बी प्रॉपर्ली स्टैम्प, मतलब सर उसमें स्टैम्प पेपर आपको लगाना पड़ेगा, रेवेन्यू स्टैम्प पैसा भरना पड़ेगा, इट शुड बी प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड। ये सारा क्या है? ये एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट है। सर राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, सर्टेन सम का होना चाहिए, सिर्फ मनी के लिए हो सकता है, उसके अलावा एक्सप्रेस प्रॉमिस होगा। क्या होगा? एक्सप्रेस प्रॉमिस होगा, और सर्टेन होना चाहिए मेकर और पे, और लास्ट में क्या? स्टैम्प होना चाहिए। क्या तुमको समझ आया? समझे?
अब सर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बेरर हो सकता है? तो मैंने कहा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से हाँ, पर आरबीआई ने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, बोले पेबल टू बेरर इंस्ट्रूमेंट जो होता है, पेबल टू बेरर प्रॉमिसरी नोट जो होता है उसको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना सकती है। उसके बाद सर आगे आ जाते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है सर? बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक बंदा होता है ए, जिसने बोला बी को, ए बी तू ना सी को पेमेंट कर दे। तो ए जो है वो ऑर्डर कर रहा है कि बी तू ना सी को पेमेंट कर दे। तो यहाँ पे ए जो है वो ड्रॉअर है, बी जो है वो ड्रॉई है, और सी जो है वो पेई है। तीन पार्टीज होते हैं सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, एक जो ऑर्डर कर रहा है, एक जो ऑर्डर को फुलफिल करेगा, और लास्ट में सी जिसको पैसे मिलेंगे, पेई। तो इस केस में ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई तीन पार्टीज होते हैं। सर यहाँ पे भी वही वही बातें आएगी। यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है ना वो बनाएगा ए, और ए ऑर्डर करेगा बी को कि बी तू ना सी को पेमेंट कर दे, कितना, 50,000 रुपया। सर क्या क्या बस ए के कहने से हो जाएगा? नहीं सर, यहाँ पे बिल जो है, बी जो है ना, बी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जब एक बार वो एक्सेप्ट कर लेगा ना तो वो ड्रॉई से क्या बन जाएगा, वो एक्सेप्टर बन जाएगा, और एक्सेप्टर बनने के बाद ही उसकी लाइबिलिटी आएगी। नहीं तो मैं क्या करूंगा, मैं घर बैठे बैठे बोलूंगा सलमान खान एक काम कर, शाहरुख खान को 10 करोड़ रुपए पे कर दे, और मैं बिल ऑफ एक्सचेंज बना के इशू कर दूंगा। कोई मतलब है क्या? नहीं भाई, जब तक सलमान खान वो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं करता तब तक वो वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। समझे सर? तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? समथिंग विच इज इन राइटिंग विच कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर विच इज साइंड बाय द मेकर। मेकर जो बना रहा है, मतलब जो ड्रॉअर हो गया वो साइन कर रहा है, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन। कौन है वो सर्टेन पर्सन? ड्रॉई। ड्रॉई टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू ऑर्डर या बेरर। मतलब सर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ऑर्डर या बेरर दोनों हो सकता है। सर क्या प्रॉमिसरी नोट भी ऑर्डर या बेरर हो सकता था? सर ऑर्डर या बेरर हो सकता था लॉ के हिसाब से, लेकिन आरबीआई ने अलग से रोक लगा दी है। और सर कौन कौन पार्टीज होते हैं? तीन पार्टीज होते हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉअर जो बना रहा है, ड्रॉई जिससे पेमेंट करना है, ड्रॉई वो बंदा होता है जिसकी लाइबिलिटी होती है प्राइमरी और अनकंडीशनल। मतलब सबसे पहली लाइबिलिटी किसकी होती है? ड्रॉई की। और पेई कौन होता है? जिसको पैसा मिलेगा वो पेई होता है, जो सबसे खुश नसीब इंसान होता है। अब सर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वही वही चीज, रिटर्न होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, पैसों के लिए होना चाहिए, सर्टेन सम होना चाहिए, एक्सप्रेस प्रॉमिस नहीं एक्सप्रेस ऑर्डर होना चाहिए, और बाकी जो कैंडिडेट्स है ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई, ये सारे सर्टेन होने चाहिए और स्टैम्प्ड होना चाहिए। मतलब सर एग्जैक्टली जो प्रॉमिसरी नोट था वही बिल्स ऑफ एक्सचेंज के भी कंडीशन है। शर्त सिर्फ इतना है, शर्त सिर्फ इतना है दोस्तों कि यहाँ पे आपको एक्सप्रेस ऑर्डर मिलेगा, वहां पे आपको एक्सप्रेस प्रॉमिस मिला था, यहाँ पे आपको एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे मिलेगा। सर अब दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो, प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है? प्रॉमिसरी नोट में आपने लिखा था बैंक नोट और करेंसी नोट नहीं इंक्लूड होते, इस तरह की कोई चीजें नहीं लिखी है। प्रॉमिसरी नोट अंडरटेकिंग होता है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, मतलब अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है, पर यहाँ पे अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। साइन तो होता है ये सर, उसमें आप किसी और को ऑर्डर दे रहे हो। बिल ऑफ एक्सचेंज में आप बना रहे हो, किसी और को ऑर्डर दे दो पेमेंट का, पर प्रॉमिसरी नोट में जो साइन करता है वही लायबल होता है। और ये हो गया सर डिफरेंस। यहाँ पे प्रॉमिस है, यहाँ पे ऑर्डर है, यहाँ पे दो पार्टीज है, यहाँ पे तीन पार्टीज है। सर क्या एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है? अगर कैटरीना प्रॉमिस कर रही है सलमान खान को दूंगी, तो क्या कोई और एक्सेप्ट करेगा? नहीं सर, कैटरीना को देना है 50,000 रुपए, तो कैटरीना उसको लिख देगी तो काम हो जाएगा। पर बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज में जो है एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है। पेबल टू बेरर सर क्या प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बेरर हो सकता है? नहीं, बोल दिया ना, कह दिया सो कह दिया, ठीक है। पर सर क्या आपका बिल ऑफ एक्सचेंज जो है क्या वो पेबल टू बेरर हो सकता है? हाँ, पेबल टू बेरर हो सकता है, पर पेबल टू बेरर ऑन डिमांड नहीं हो सकता। सर एक होता है पेबल टू बेरर, एक होता है पेबल टू ऑर्डर, एक होता है टाइम इंस्ट्रूमेंट, एक होता है डिमांड इंस्ट्रूमेंट। डिमांड इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? जब चाहा आया और पैसा लेकर के चला गया। तो लॉ ने बोला बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू बेरर हो सकता है, पर पेबल टू बेरर के साथ पेबल ऑन डिमांड नहीं हो सकता। पेबल टू बेरर अगर है तो उसको टाइम इंस्ट्रूमेंट ही बनना पड़ेगा। क्यों सर, क्यों 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 ऐसा? आगे थोड़ी देर में अपन समझ जाएंगे क्यों ऐसा। अब सर उसके बाद आ जाते हैं चेक्स। चेक्स क्या है सर? चेक्स यही सेम सीन में अगर बी को हटा दोगे आप, बी को हटा करके यहाँ पे कोई बैंक को डाल दोगे, तो स्पेसिफिक बैंक को अगर डाल दोगे तो इस केस में ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये चेक बन जाएगा। और बस एक ही शर्त है, ये कभी भी टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता, ये कभी भी टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता, ये हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट होगा। मतलब सर चेक क्या होता है मैंने कहा, तो चेक क्या होता है उसके लिए मैंने बोला तीन चीजें बोलो भाई। पहला बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक क्या है? पहले मैंने कहा बिल ऑफ एक्सचेंज है, दूसरा पेबल ऑन डिमांड है, और तीसरा ड्रॉई जो है ना वो एक स्पेसिफिक बैंक है। मतलब बैंक के अलावा कोई और ड्रॉई नहीं बन सकता, तो उस केस में उसको कहा जाता है क्या? चेक। चेक क्या होता है सर? चेक इज इक्वल टू
bill of exchange which is payable on demand and it is payable by a specified bank, it is a check. समझे सर? समझे क्या? तो सर मैं क्या ये बोल सकता हूं कि जितने भी चेक्स होते हैं वो सारे के सारे बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, पर जितने भी बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं वो सारे के सारे चेक नहीं होते हैं। जितने भी चेक्स होते हैं वो सारे के सारे बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, पर जितने भी बिल्स होते हैं वो सारे के सारे चेक नहीं होते हैं। मतलब चेक जो होता है ना, चेक में बहुत भारी कॉन्सेप्ट आपका शुरू हो जाता है। सबसे पहले मेरे को बताओ चेक क्या होता है? तो मैंने कहा चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो किसी स्पेसिफाइड बैंकर पे ड्रॉ होता है और बैंक उसको पे करता है। जो किसी स्पेसिफाइड बैंकर पे ड्रॉ होता है और बैंक उसको पे करता है और पेबल इन डिमांड होता है, पेबल ऑन डिमांड होता है। ये आपका चेक का डेफिनेशन हो गया। अब मेरे को थोड़ी सी बातें बताओगे क्या? बोलो बताओगे क्या थोड़ी सी बातें? अगर मैं आपसे पूछूं तो कुछ बातें मेरे को बताओगे क्या? हाँ सर पूछो ना। सर जो चेक होता है क्या वो टाइम इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है? मतलब क्या ये बोल सकते हैं चेक विल बी पेड ऑन 27th ऑफ जनवरी? क्या ऐसा स्पेसिफिक डेट दे सकते हैं? नहीं सर, चेक की खासियत ये होती है कि वो पेबल ऑन डिमांड होता है। अब सर मेरे को ये बताओ चेक कितने तरह के होते हैं? तो मैंने कहा वो फिजिकल चेक जो तुमको बताए, उसके अलावा दो और चेक आ गए हमारी लाइफ में। एक इलेक्ट्रॉनिक चेक, ई चेक, और दूसरा हो गया ट्रंकेटेड चेक। इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या हो गया सर? आजकल पेपर बचाने के चक्कर में बैंक जो है आपको इलेक्ट्रॉनिकली चेक इशू करने देती है। आप अपने सिस्टम पे जाकर के चेक ऑनलाइन इशू कर सकते हो सामने वाले को, जिसमें आपका सिग्नेचर जो है वो डिजिटली हो जाता है या ई सिग्नेचर हो जाता है। तो जो ई सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर करके आपने एक सिक्योर्ड सिस्टम में जब चेक इशू किया तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक चेक कहते हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक चेक भी चेक माना जाता है? हाँ जी हाँ सर, उसको भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। अब सर दूसरी चीज सुनो, एक होता है और ट्रंकेटेड चेक। मैंने बोला दो तरह के चेक और आ जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक चेक, एक ट्रंकेटेड चेक। ट्रंकेटेड चेक मतलब क्या सर? पहले के जमाने में क्या होता था, ए को कुछ चेक्स है, बी को कुछ चेक्स है, ये दोनों बैंक है। अभी वो अपने चेक सारे बी को भेजता था, बी अपने चेक सारे ए को भेजता था। तो सर इतने सारे चेक्स का मूवमेंट करने में बहुत टाइम लगता था, बहुत पैसे लगते थे और फालतू का टाइम लगता था। और बीच में अगर कोई क्लियरिंग हाउस है, क्लियरिंग हाउस मतलब क्या सर? जो सेटल करता है ट्रांजैक्शन, तो या तो ए भेज रहा है अपने चेक्स, बी भेज रहा है अपने चेक्स और बहुत टाइम लग रहा है। तो लॉ ने बोला कि फिजिकल मूवमेंट अवॉइड करने के लिए हम एक काम करते हैं, बी तू ना चेक को स्कैन करके भेज दे क्लियरिंग हाउस को, और ए तू ना चेक स्कैन करके क्लियरिंग हाउस को भेज दे। तो ये जो स्टैंड मिट जाते हैं ना चेक को, इनको कहते हैं ट्रंकेटेड चेक। और ट्रंकेटेड चेक को भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। मैंने कहा सर दो तरह के चेक, इससे ज्यादा तुमको याद नहीं करना है दोस्तों। मैंने क्या कहा तुमको? एक इलेक्ट्रॉनिक चेक और एक ट्रंकेटेड चेक। इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक चेक मतलब क्या? वो चेक जो डिजिटली साइन हुआ है या इलेक्ट्रॉनिकली साइन हुआ है थ्रू अ सिक्योर्ड सिस्टम, बस। ट्रंकेटेड चेक क्या होता है? ट्रंकेटेड चेक मतलब जो आपके चेक्स हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक इमेज विच इज यूज्ड बाय द बैंक्स, बाय द ट्रांसफरर बैंक, ट्रांसफरी बैंक और द क्लियरिंग हाउस फॉर द सेटलमेंट। अगर सेटलमेंट के लिए चेक्स यूज करते हो, उसका इलेक्ट्रॉनिक इमेज यूज करते हो, तो उनको ट्रंकेटेड चेक कहा जाता है। और डिटेल में गोता नहीं मारेंगे। अब सर चेक में कौन कौन पार्टीज होते हैं? चेक में एक होता है ड्रॉअर, एक होता है ड्रॉई और एक होता है पेई, वही लोग। पर सिर्फ इसमें शर्त सिर्फ इतना है कि जो ड्रॉई है ना वो एक स्पेसिफाइड बैंक होता है। वो क्या होता है? स्पेसिफाइड बैंक होता है। अब सर सुनो, चेक का एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज के होते हैं वो तो होता ही होता है, साथ में जो ड्रॉई होता है वो एक स्पेसिफाइड बैंकर होता है और पेबल ऑन डिमांड होता है हमेशा। तो मैंने क्या बोला? तीन कंडीशन याद कर लो, एक बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, दूसरा चेक हो गया, चेक जो हो गया बैंकर को इशू किया है आपने, और तीसरा पेबल ऑन डिमांड हो गया। ये तीनों कंडीशन मीट होंगे तो चेक माना जाएगा। नोट दैट ऑल चेक्स आर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बट नॉट ऑल बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर चेक। सारे के सारे चेक बिल्स है पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो चेक नहीं है। क्या आपको समझ आया? अरे बोलो हाँ गाइस, तुमको क्या समझ आ रेला है? अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। ठीक है गाइस, सुनो 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 सुनो, मैं एक बार बताना भूल गया आप लोगों को, ये जो नोट्स हैं अगर आपको चाहिए तो नोट्स आपको शुभम single.com पे मिल जाएंगे। पूरे के पूरे नोट्स पीडीएफ में अवेलेबल है। अगर आपको हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट चाहिए तो आप फटाफट उसको शुभम single.com से ऑर्डर भी कर सकते हो। वो बुक्स आपको एकदम स्पीड टाइम लिमिट में पहुंचाया जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे नवंबर 22 स्टूडेंट्स ऑर्डर कर रहे हैं और हमारी प्रायोरिटी है उन तक बुक पहुंचाना। तो बिंदास ऑर्डर करें, आपको हार्ड कॉपी एकदम टू दी कॉस्ट, एट दी कॉस्ट मिलेगी, तो आपका काम हो जाएगा। पर आप हार्ड कॉपी भी ऑर्डर कर सकते हो या फिर सॉफ्ट कॉपी लेकर के प्रिंट भी मार सकते हो। ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं जनरल क्रॉसिंग चेक्स के। क्रॉसिंग्स का क्या मतलब होता है सर? चेक्स जो है ना वो ओपन चेक भी हो सकता है और क्रॉस चेक भी हो सकता है। ओपन चेक मतलब क्या? चेकबुक है, उसमें आपने कुछ नहीं किया चेक में, बस ऐसा का ऐसा इशू कर दिया। तो क्रॉस चेक मतलब क्या? क्रॉस चेक मतलब आपने कहीं भी चेकबुक में, क्या कहा मैंने? फिर से क्या कहा सुनो, मैंने कहा कहीं भी चेकबुक में आपने दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन मारा। ट्रांसवर्स लाइन पैरेलल मतलब क्या? इस तरह के दो लाइन मारे। अगर आप लाइन मारते हो
तो आप क्रॉस चेक बन जाओगे। अबे लाइन मारते हो मतलब क्या, ऐसे दो लाइन मारा आपने अगर, तो आपका क्रॉस चेक हो गया। प्रैक्टिकल लाइफ में सर जो क्रॉसिंग होती है वो आपके लेफ्ट, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में क्रॉसिंग होती है, इस तरह से क्रॉसिंग होती है। तो सर क्रॉस चेक का मतलब क्या है? क्रॉस चेक का सिर्फ एक ही मतलब है कि भैया जो मोड ऑफ पेमेंट होगा ना वो सिर्फ बैंक अकाउंट में होगा, ओटीसी पेमेंट नहीं होगा। ओटीसी पेमेंट मतलब क्या? ओवर द काउंटर। तो एक बात समझना सिंपल सी, अगर सलमान भाई ने मेरे को एक 50,000 रुपए का चेक दिया और अगर वो चेक लेकर के मैं अपने एचडीएफसी बैंक में चला गया, एचडीएफसी बैंक में गया, बैंक ने मेरे को कैश दे दिया, कैश लेकर के मैं घर आ गया, तो इसको कहते हैं ओवर द काउंटर एनकैशमेंट। मैंने काउंटर पे गया, कैश लेकर के आ गया। पर अगर तुमने उस चेक को क्रॉस कर दिया है ना, इसका मतलब यह है कि पेमेंट सिर्फ बैंक अकाउंट में होगा। तो अगर मैं एचडीएफसी के पास जाऊंगा चेक लेके, मैं बोलूंगा पैसा दे, तो एचडीएफसी बोलेगा नहीं दूंगा कैश में। क्या तेरा एचडीएफसी में अकाउंट है? बोले हाँ, तो अकाउंट में पैसे ले ले। इससे फायदा क्या होता है सर? इससे फायदा ये होता है कि एक अकाउंट से पैसा निकल करके दूसरे कौन से अकाउंट में गया उसका ट्रैक रहेगा। अगर चेक खो जाता है तो उसको कोई इनकैश नहीं कर सकता। मान लो सलमान खान ने मेरे को चेक दिया था, अब वो चेक मेरे घर से मेरा नौकर चोरी करके ले गया अगर, तो अगर वो चोरी करके ले जाते हैं तो वो इनकैश करवाने के लिए भी उनको वो बैंक में अकाउंट चाहिए होगा, और अगर अकाउंट में उन्होंने इनकैश किया तो हमको पता चल जाएगा किसने वो पैसा लिया है। तो सिर्फ क्रॉसिंग का सिर्फ एक ही मतलब होता है, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा। ठीक है। तो सर अभी क्रॉसिंग जो होते हैं ना, बहुत तरह तरह के क्रॉसिंग होते हैं। पहला होता है जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग मतलब क्या? तुमने वहां पे बाजू में क्रॉस लगा दिया और क्रॉस लगाने के बाद अंदर ज्यादा कुछ नहीं लिखा, या तो एंड कंपनी या ऐसा कुछ लिखा, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग मतलब क्या? सिर्फ क्रॉस लगाया और वहां पे आपने कुछ भी ज्यादा नहीं लिखा या कुछ वर्ड्स लिखे जिसका रेलेवेंस नहीं है। जनरल क्रॉसिंग होता है मतलब क्या? अगर मैं अगर सलमान खान हूं, चलो मैं अगर शुभम सिंगल हूं और शुभम सिंगल ने अपने एचडीएफसी बैंक को ऑर्डर दिया कि बैंक तो सलमान खान को पेमेंट कर दे, और मैंने अगर चेक इशू करके क्रॉस कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि एचडीएफसी बैंक के अकाउंट से पैसा निकल करके किसी और बैंक अकाउंट में ही पैसा जाएगा, कैश में विड्रॉ नहीं कर पाएगा। पर सर एक बार इस अकाउंट से निकल करके इस अकाउंट में पैसा आ गया, फिर क्या कैश विड्रॉल हो सकता है? हाँ, फिर तो तुम करो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमको कम से कम पता रहेगा पैसा कहां गया है। ये हो गया जनरल क्रॉसिंग। सर स्पेसिफिक क्रॉसिंग होता है दूसरा। स्पेसिफिक क्रॉसिंग मतलब क्या? अगर तुम, अरे माँ बाप, बाबा सुनो ना प्लीज ना, सुनो ना। अगर तुमको पता नहीं स्पेसिफिक क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारा अगर तुमको पता नहीं स्पेसिफिक क्रॉसिंग मतलब क्या, तुमने लिख दिया यहाँ पे क्रॉस करके, तुमने उसके अंदर लिख दिया एसबीआई बैंक, तो एसबीआई बैंक जब लिख दिया तो ये स्पेसिफिक क्रॉसिंग हो गया। मतलब सर एचडीएफसी पैसे निकाल के कोई भी बैंक को नहीं देगा, सिर्फ एसबीआई बैंक को ही देगा। किसको देगा? सिर्फ एसबीआई बैंक को ही देगा। या फिर तुमने क्रॉस करके लिख दिया एक्सिस बैंक, तो आप सिर्फ एक्सिस बैंक को ही दोगे। बस अगर आपने क्रॉस करके एसबीआई एंड एक्सिस दोनों लिख दिया ना, तो लॉ कहते हैं इस क्रॉसिंग को वैलिड नहीं माना जाएगा, ये क्रॉसिंग इररेलेवेंट है। इस तरीके से चीजें नहीं लिख सकते तुम। जब तुम क्रॉस कर रहे हो ना, तो तुमको एक ही बैंक का नाम लिखना पड़ेगा, एसबीआई बैंक। किसका नाम लिखना पड़ेगा? एसबीआई बैंक का। अब सर मान लो मैं शुभम सिंगल हूं और मैंने एचडीएफसी को के नाम पे चेक इशू किया और मैंने वो दे दिया सलमान खान को। सलमान खान से मैंने पूछा, सलमान खान तेरा कौन सा बैंक अकाउंट है? उसने कहा एसबीआई, तो मैंने एसबीआई क्रॉसिंग कर दिया। क्या कर दिया? एसबीआई क्रॉसिंग कर दिया। अब सलमान खान ने क्या किया समझना, सलमान खान को मैंने एसबीआई क्रॉसिंग वाला चेक दे दिया। सलमान खान ने उसके बाद एक नया बैंक अकाउंट खुलवाया एक्सिस बैंक में। क्या वो नया बैंक खुलवा सकता है? बिल्कुल खुलवा सकता है सर। अब एक्सिस बैंक में उसको ये चेक के पैसे चाहिए थे, क्या उसको एक्सिस बैंक में पैसे मिल सकते हैं सर? अभी के हिसाब से तो नहीं मिल सकते, पर उसको क्या करवाना होगा, वो जाएगा एसबीआई के पास और एसबीआई को बोलेगा, एसबीआई सुनना, यहाँ पे तेरा नाम है, तू क्या मेरे पे भला करेगा और तेरे नाम के नीचे तू क्रॉस करके लिख दे एक्सिस बैंक। तो फिर इस तरीके से अगर क्रॉसिंग हुआ ना, तो ये माना जाएगा कि एसबीआई अपने पैसे लेने के पावर को एक्सिस बैंक को दे रहा है। तो उस केस में जो है एचडीएफसी बैंक एक्सिस बैंक को पैसे दे सकता है। सर इसको कहते हैं क्रॉसिंग, इसको कहते हैं स्पेसिफिक क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग मतलब क्या होता है? जनरल क्रॉसिंग मतलब क्या होता है दोस्तों? जनरल क्रॉसिंग मतलब क्या होता है? जनरल क्रॉसिंग मतलब अगर आपने एक क्रॉस करके छोड़ दिया। स्पेसिफिक क्रॉसिंग मतलब क्या? आपने बैंक का नाम लिखा। क्या एक से ज्यादा बैंक का नाम लिख सकते हो? नहीं। पर क्या बैंकर्स और मल्टीपल क्रॉसिंग कर सकते हैं? हाँ सर, यहाँ पे एसबीआई बैंक जो है, एसबीआई एक्सिस बैंक को क्रॉसिंग कर सकता है, ये वैलिड क्रॉसिंग है। उसके बाद और क्या क्रॉसिंग होता है सर? उसके बाद एक और क्रॉसिंग होता है रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग मतलब क्या? अगर मैंने, शुभम सिंगल ने सलमान खान को चेक दिया, तो रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग मतलब ये होता है कि सलमान खान उस चेक को आगे किसी को इंडोर्स नहीं कर सकता, आगे किसी से ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो सर इस तरह का क्रॉसिंग जो है ना, वो लीगली माना नहीं जाता है, लीगली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, और लॉ में इसकी कोई मान्यता नहीं है।
क्यों? क्योंकि नेगोशिएबल की खासियत तो यही होती है ना कि तुम जितनी बार चाहो उतनी बार ट्रांसफर करो। अगर तुम इस तरह का ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। पर सर ये एक तरह का इंडोर्स, एक तरह का क्रॉसिंग है जो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा चलता है। अगर मैं इंस्टीट्यूट को पैसा दे रहा हूं, इंस्टीट्यूट को अगर रजिस्ट्रेशन का पैसा दे रहा हूं, तो उसमें मैं क्रॉस करके लिखूंगा इंस्टीट्यूट का बैंक अकाउंट और वहां पे लिखूंगा ओनली 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 आईसीएआई। मतलब क्या सर? आईसीआई जो है आगे उसको किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। सर ये प्रैक्टिकली एक्सेप्टेड है पर लीगली अलाउड नहीं है। उसके बाद सर लास्ट जो होता है क्रॉसिंग, वो होता है नॉट नेगोशिएबल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर मैंने एक चेक बनाया, उसमें मैंने क्रॉस किया और मैंने वहां पे नॉट नेगोशिएबल लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है? नॉट नेगोशिएबल मतलब क्या? अगर शुभम सिंघल ने ये चेक सलमान खान को दिया, तो सलमान खान क्या इसको आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता? सर नॉट नेगोशिएबल मतलब क्या? आप ट्रांसफर जरूर कर सकते हो पर नेगोशिएबल नहीं होगा है। सर सुनो, नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, और एक मतलब होता है कि आप सामने वाले को गुड टाइटल पास करते हो। नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है कि अगर एक होल्डर है, उसका खुद का टाइटल अगर डिफेक्टिव है ना, तब भी वो सामने गुड टाइटल पास कर सकता है। यहां पे अगर आपने नॉन नेगोशिएबल लिख दिया, इसका मतलब क्या? ध्यान से सुनना। अगर सलमान खान का चेक जो है वो चोरी हो गया, क्या हो गया? सलमान खान का चेक जो है सलमान खान के घर से चोरी हो गया, और चोरी होने के बाद वो चोर ने क्या किया? जो चेक है उसको आगे अजय देवगन को ट्रांसफर कर दिया। तो सर क्या अजय देवगन ने अगर कंसिडरेशन देकर के चेक लिया है, बस पूरा पैसा देकर के उसने चेक लिया है, तो क्या अजय देवगन को गुड टाइटल मिलेगा? दोस्तों अगर यहां पे नॉट नेगोशिएबल नहीं लिखा होता ना, अगर नॉट नेगोशिएबल नहीं लिखा होता ना, तो इस केस में अजय देवगन को गुड टाइटल मिल जाता। पर आपने नॉट नेगोशिएबल लिख दिया ना, इसका मतलब यह कि जो इंसान का टाइटल अगर बैड है, तो वो सामने वाले को गुड टाइटल नहीं पास कर सकता। द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरी विल बी एज गुड एज द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर। सर अगर नहीं समझा तो आगे चल के जब हम होल्डर इन ड्यू कोर्स समझेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। पर एक बार मेरी बात सुन लो। सर अगर नॉट नेगोशिएबल लिख करके मैंने ट्रांसफर कर दिया, इसका मतलब यह है कि सलमान खान आगे चेक जाके कटरीना कैफ को दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, पर एक बात ध्यान रखना, अगर उस चेक में कोई गड़बड़ निकला ना, कैटरीना कैफ अपना गुड टाइटल नहीं क्लेम कर सकती। क्यों? क्योंकि ऊपर हमने बोल्ड अक्षरों में लिख दिया है कि ये नॉट नेगोशिएबल है, इसमें हम गुड टाइटल नहीं ट्रांसफर करेंगे। आपका टाइटल उतना ही अच्छा होगा जितना आपके ट्रांसफरर का टाइटल है। यहां पे मेरे एग्जाम्पल में चोर का टाइटल जो है वो डिफेक्टिव था। वो क्या था? डिफेक्टिव था। तो सामने वाले अजय देवगन को भी डिफेक्टिव टाइटल मिलेगा, उसको गुड टाइटल नहीं मिलेगा। समझे सर? बोलो समझे क्या? जोर से बोलो हाँ। तो चेक दो तरह का होता है, ओपन और क्रॉस चेक। क्या? ओपन और क्रॉस चेक होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर? क्रॉसिंग का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मोड ऑफ पेमेंट सर बदल जाएगा। मोड ऑफ पेमेंट सर बैंक अकाउंट से होगा। कितने तरह के क्रॉसिंग होते हैं सर? मैंने कहा 4 तरह के, जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग और नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में देखो क्या लिखा है, इट इज नॉट स्टैट्यूटरीली रिकॉग्नाइज्ड। आपका ये स्टैट्यूटरीली रिकॉग्नाइज नहीं है, पर ये होता है प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा। उसके बाद एक और चीज लिखा है सर, अगर आपने अपने क्रॉसिंग में एक से ज्यादा बैंकर का नाम लिख दिया, एसबीआई और एक्सिस दोनों साथ में लिख दिया, तो वो जो क्रॉसिंग है वो वैलिड नहीं होगा। द बैंकर ऑन whom it is drawn shall refuse the payment thereof। मतलब क्या सर? अगर एसबीआई और एक्सिस बैंक दोनों लिख दिया ना, और फिर आप ले जाके एचडीएफसी बैंक के पास गए, एचडीएफसी मना कर देगा, बोलेगा मैं नहीं दूंगा। पर पर अगर एसबीआई लिखा था और एसबीआई ने खुद क्रॉस करके फर्दर अगर एक्सिस बैंक का नाम लिखा है, तो उस केस में आप पेमेंट कर सकते हो। एक्सेप्ट व्हेन द बैंकर टू हुम इट वाज क्रॉस, एसबीआई मे क्रॉस इट स्पेसिफिकली टू अनदर बैंकर। एसबीआई ने अलग से एक्सिस बैंक को अगर क्रॉस करके दे दिया है, तो आप एक्सिस बैंक को पैसा दे सकते हो, वरना आप नहीं दोगे। या तो एसबीआई ने एक्सिस बैंक को पावर दे दिया, या फिर एसबीआई ने अपने किसी और एजेंट को पावर दे दिया क्रॉस करके, तो उस केस में एचडीएफसी जो है उसको रिस्पेक्ट करेगा। सर फाइनली बता रहा हूं, सुन लो। अगर शुभम सिंघल ने चेक बनाया, चेक किसको पे करना है? एचडीएफसी को पे करना है। एचडीएफसी में शुभम सिंघल का ही बैंक अकाउंट है, वो चेक उसने सलमान खान को दे दिया। उस चेक में अगर उसने क्रॉस करके एसबीआई लिखा था और एक्सिस दोनों लिखा था, तो एचडीएफसी जो है मना कर देगा, उसका पेमेंट नहीं करेगा। और अगर उसने सिर्फ एसबीआई लिखा था, अब एसबीआई ने फर्दर क्रॉसिंग करके एक्सिस बैंक लिखा, तो एचडीएफसी जो है एक्सिस बैंक को पेमेंट कर देगा। पर अगर उसने एसबीआई लिखा था
और एसबीआई ने फर्दर क्रॉसिंग करके अपने किसी एजेंट का नाम लिखा था, तो एक्सिस बैंक जो है, सॉरी एचडीएफसी बैंक जो है एजेंट को पेमेंट कर देगा। पर एक साथ अगर आप दो लोगों का नाम लिख रहे हो तो उसको पेमेंट नहीं होगा। जो आपका ड्रॉई है, जो आपका ड्रॉई कौन है, ड्रॉई मतलब जो बैंक पेमेंट करने वाला है, वो बैंक जो है वो पेमेंट नहीं करेगा अगर आप एक से ज्यादा नाम लिखते हो। नॉट नेगोशिएबल का मतलब आप समझ गए सर, नॉट नेगोशिएबल मतलब नॉट ट्रांसफरेबल नहीं है। नॉट नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफर तो होगा, पर जो टाइटल होगा ना ट्रांसफरी का, इट विल बी एज गुड एज द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर। अगर ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव है तो ट्रांसफरी का भी टाइटल डिफेक्टिव हो जाएगा। अरे बोलो समझा क्या? अरे मालिक, क्या समझा क्या? अरे बोलो ना, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, हाँ तो बोलो। सर इट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द फर्दर ट्रांसफरेबिलिटी। अगर नॉट नेगोशिएबल लिख दिया, फर्दर ट्रांसफरेबिलिटी रिस्ट्रिक्ट नहीं होता है। तो होल्डर विद डिफेक्टिव टाइटल कैन गिव अ गुड टाइटल टू द सब्सिक्वेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स। सर बट इट एंटायरली टेक अवे द मेन फीचर ऑफ द नेगोशिएबिलिटी। अगर आप नॉट नेगोशिएबल लिख देते हो तो नेगोशिएबिलिटी का सबसे मेन फीचर जो है वो छीन लेता है। और मेन फीचर क्या है कि होल्डर डिफेक्टिव टाइटल कैन गिव अ गुड टाइटल टू द सब्सिक्वेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स। सर ये जो होल्डर होता है ना, ये होल्डर इन ड्यू कोर्स को वो टाइटल दे सकता है अगर उसका खुद का टाइटल भी डिफेक्टिव है। तो ये सर नेगोशिएबिलिटी की खासियत है। पर अगर आपने नॉट नेगोशिएबल लिख दिया तो ये चीज और नहीं हो सकती। ये आपको आगे जाके और जोर से समझ आएगा जब अपन होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स समझ लेंगे। पर कायदे से रिविजन है तो आपको पता होना चाहिए होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है। सबसे मेरी बात समझो, क्रॉस कौन कर सकता है? सबसे पहले एक बात समझो, अगर मैं इशू कर रहा हूं चेक, तो मैं जनरल या स्पेसिफिक क्रॉसिंग कर सकता हूं। जनरल क्रॉसिंग मतलब क्या? सिर्फ दो लाइन मार दिया। और स्पेसिफिक क्रॉसिंग मतलब क्या? लाइन मार के बैंक का नाम लिख दिया। तो मैं क्रॉस कर सकता हूं भाई, ड्रॉर हो गया। अभी मैंने सलमान खान को चेक इशू किया है। किसको? सलमान खान को चेक इशू किया है। सलमान खान क्रॉस कर सकता है क्या? बिल्कुल क्रॉस कर सकता है सर, उसको डरे कहीं घूम ना जाए। तो सलमान खान जो होल्डर है ना, वो होल्डर को क्रॉस कर सकता है। अगर एक अनक्रॉस चेक है, सर देखो आप हमेशा ना क्रॉस करके लेवल बढ़ा सकते हो। मान लो सर अगर अनक्रॉस चेक है तो आप इसको क्रॉस कर सकते हो। अगर जनरल क्रॉसिंग है तो आप इससे बढ़ा करके स्पेशल क्रॉसिंग कर सकते हो। तो उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। तो आप हमेशा लेवल बढ़ा सकते हो। तो होल्ड जो है ना, वो अनक्रॉस चेक को जनरली या स्पेशली क्रॉस कर सकता है, जनरली क्रॉस को स्पेशली क्रॉस कर सकता है। और अगर चेक जनरली या स्पेशली क्रॉस्ड है तो वो उसमें नॉट नेगोशिएबल वर्ड भी ऐड कर सकता है। इसके ऊपर एक और लेवल है सर, आप नॉट नेगोशिएबल वर्ड ऐड कर रहे हो, नॉट नेगोशिएबल। तो नॉन क्रॉस को क्रॉस बना सकते हो जनरल या स्पेशल, जनरल को स्पेशल बना सकते हो, स्पेशल को नॉट नेगोशिएबल बना सकते हो। मतलब तुम लेवल अप कर सकते हो क्रॉसिंग का। उसके बाद सर क्या बैंकर क्रॉसिंग कर सकता है? बैंकर मतलब क्या? अगर मैंने सलमान खान को चेक दिया था और मैंने क्रॉस करके एसबीआई का नाम लिखा था, क्या एसबीआई फर्दर क्रॉसिंग कर सकता है? अगर सर देखो अनक्रॉस चेक है ना, तो बैंकर क्रॉस कर सकता है। अगर जनरली क्रॉस्ड है तो बैंकर स्पेशली क्रॉस कर सकता है। और अगर स्पेशली क्रॉस्ड है ना, तो बैंकर उसको फर्दर क्रॉस करके किसी और बैंक को या किसी उसके एजेंट को दे सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब सर, मतलब सर तुमको क्या बताऊं, कितना बच्चों वाला प्रोविजन है। सर मेरे को बताओ कौन क्रॉस कर सकता है? सुनो, तीन पार्टीज होते हैं। तीन पार्टीज कौन होते हैं? तीन पार्टीज होता है। एक होता है ड्रॉर, ठीक है, फिर बैंक होता है, फिर होता है होल्डर। होल्डर मतलब जिसके पास चेक है। और उसके बाद एक बैंक होता है जिससे तुमने ऑलरेडी क्रॉस करके दे रखा है। मतलब क्या? मान लो शुभम सिंगल ने चेक बनाया कि एचडीएफसी तू पेमेंट कर दे सलमान खान को, और सलमान खान का बैंक कौन है? एसबीआई बैंक है। तो सर कौन लोग क्रॉस कर सकते हैं? मैंने कहा एसएस, सलमान और एसबीआई, ये तीन लोग क्रॉस कर सकते हैं। एचडीएफसी नहीं क्रॉस करेगा। अरे रे रे, एचडीएफसी तो इंस्ट्रक्शन मानता है सर। क्रॉस शुभम करेगा या सलमान करेगा या एसबीआई करेगा? शुभम कैसे क्रॉस करेगा? शुभम तो सर कुछ भी क्रॉस कर सकता है जैसा उसका मन हो। सलमान खान क्या कर सकता है? ये है कौन? होल्डर। तो सलमान खान क्या करेगा? अगर अनक्रॉस्ड है तो जनरल या स्पेशल कर सकता है। अगर जनरल या जनरल है तो स्पेशल कर सकता है, स्पेसिफिक कर सकता है। और अगर स्पेसिफिक भी है तो नॉट नेगोशिएबल कर सकता है, मतलब लेवल अप करो। और एसबीआई जो है वो अगर अनक्रॉस्ड है तो खुद के नाम पे क्रॉस कर सकता है। अगर खुद के नाम पे क्रॉस है तो किसी और बैंकर के या किसी और एजेंट के फेवर में भी क्रॉसिंग कर सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझे? तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? मैं तुमको क्या पूछ रहा हूं, तुम क्या बातें कर रहे हो? अरे दोस्तों मेरे साथ पढ़ लो, खत्म हो जाएगा। इतना डिटेल में तो सर क्या बताऊं मैं आपको, इतना डिटेल में कोई रिवीजन कराता क्या इतनी स्पीड में? अभी करा रहा हूं तो सुन के खत्म करो ना मालिक मेरे साथ। आपको पता भी नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा।
सुनो सर सुनो, प्रोटेक्शन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द पेइंग बैंकर। अब सर ये पेइंग बैंकर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और बाद में कलेक्टिंग बैंकर को भी बचाने की कोशिश करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना सर, ये कॉन्सेप्ट किसी किसी को समझ नहीं आता है। पेइंग बैंकर मतलब क्या सर? ये जो मेरा एग्जाम्पल था, यहाँ पे एचडीएफसी कब लाइबिलिटी खत्म हो जाती है मेरे को बताओ। अगर मैंने 50,000 रुपए का चेक इशू किया था सलमान खान को, और सलमान खान गया अपने एसबीआई में, एसबीआई गया एचडीएफसी के पास और एचडीएफसी ने 50,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, तो क्या एचडीएफसी की लाइबिलिटी खत्म हो गई? हाँ सर, अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो गया है ना, तो आपकी एचडीएफसी की लाइबिलिटी खत्म हो गई। पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या सर? आपको पता है एक चेक अगर बनता है तो वो 3 महीने के लिए वैलिड रहता है। अगर 3 महीने के टाइम पीरियड के अंदर आपने पेमेंट कर दिया, सही तरीके से अगर होल्डर को पेमेंट कर दिया, तो पेई बैंकर की कोई लाइबिलिटी नहीं होती है, एचडीएफसी की कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। अब एक बात समझना, मैंने चेक दिया था सलमान खान को, सलमान ने क्या किया, वो चेक फर्दर इंडोर्स कर दिया, किसको? फर्दर इंडोर्स कर दिया कैटरीना को। कैटरीना ने क्या किया? फर्दर इंडोर्स कर दिया अभिषेक बच्चन को। अभिषेक बच्चन ने क्या किया? ऐश्वर्या राय को इंडोर्स कर दिया। और सर इतने लोगों को इंडोर्स हो गए, ऐश्वर्या के घर से हो गया चेक चोरी, घर से हो गया चेक चोरी, और चेक चोरी होने के बाद वो चेक घूम फिर के अमिताभ बच्चन के पास चला गया। अबे भाई मेरे को ये नहीं पता, इन दुनिया में से कोई भी अगर इंसान आएगा ना, वो अगर एचडीएफसी के पास आएगा, वैलिड चेक दिखाएगा, और चेक अगर है और उसमें अगर अमिताभ बच्चन का नाम है, अगर पेमेंट करेगा अमिताभ बच्चन का नाम देख के, तो ये वैलिड पेमेंट है, एचडीएफसी उसके बाद लायबल नहीं है। और नहीं है सर, एचडीएफसी उसके बाद लायबल नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो सर, अगर ये चेक आगे घूम फिर करके कहीं से भी आता है, अगर किसी के पास वैलिड इंडोर्समेंट है सर, भले उसने झूठा सिग्ने उसने भले ही गलत तरीके से ट्रांसफर किया हो या कुछ भी किया हो, सर ये एचडीएफसी बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये चेक करना कि अमिताभ बच्चन के पास चेक कैसे पहुंचा। एचडीएफसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है, चेक पे क्या शुभम का सिग्नेचर है? हाँ। जो चेक लेकर के आया है क्या उसका नाम लिखा हुआ है? हाँ, तो मैं पेमेंट कर दूंगा, मेरी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। तो सर अगर पेबल टू ऑर्डर चेक है तो क्या, पेबल टू बेरर चेक है तो क्या? पेबल टू ऑर्डर चेक और बेरर चेक मतलब क्या होता है? अगर मैंने चेक में लिखा कि सलमान खान को पेमेंट करना, तो इसको पेमेंट टू ऑर्डर कहते हैं। अगर मैंने चेक लिखा ब्लैंक चेक, मैंने किसी को नहीं, नाम नहीं लिखा, मैंने बोला जो ये चेक पकड़ के आएगा उसको पैसे दे देना, तो उसको बेरर चेक कहते हैं। तो सर ऑर्डर चेक का पेमेंट में जो पेइंग बैंक है उसकी लाइबिलिटी कब खत्म हो जाती है सर? अगर अगर उसने पेमेंट इन ड्यू कोर्स कर दिया ना, तो उसका काम खत्म हो गया। पेमेंट इन ड्यू कोर्स मतलब क्या? जो बंदा लेके आया उसका नाम लिखा हुआ था चेक में, और अगर चेक समय के अंदर आ गया है तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स माना जाएगा। सर क्या लिखा है देखो, द बैंकर कैन डेबिट हिज कस्टमर अकाउंट इवन दो द इंडोर्समेंट बाय पेई माइट टर्न आउट टू बी फोर्जरी और द इंडोर्समेंट माइट हैव बीन प्लेस्ड बाय पेईज एजेंट विदाउट हिज अथॉरिटी। क्या मतलब सर? क्या मतलब? नहीं समझे नहीं समझे नहीं समझे? तुमको बताओ, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक जो है ना, ये 50,000 रुपए पेमेंट करने के लिए मेरे बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट कर सकता है, पैसा काट सकता है, और मैं जाकर के एचडीएफसी बैंक को ब्लेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स कर रहा है। और सर अगर बेरर चेक है तो, बेरर चेक है तो क्या होगा? बेरर मतलब कोई भी एक रिक्शा वाला लेकर के आ गया, तो क्या बेरर चेक का पेमेंट करेगा? सर अ बैंकर गेट्स अ गुड डिस्चार्ज बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स टू द होल्डर ऑफ द चेक। कोई भी अगर चेक लेकर के आ रहा है और चेक अगर बेरर चेक है, तो मैं बैंक हूं, मैं पेमेंट कर दूंगा, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इट डज नॉट मैटर वेदर द अपेरेंट होल्डर इज द ओनर ऑफ द चेक और नॉट। मतलब अगर रिक्शा वाला लेकर के आया है, ये फर्क ही नहीं पड़ता है कि रिक्शा वाले का चेक था कि नहीं था। अगर सुनो यार, सुनो सुनो सुनो, मैंने अपने घर में एक ब्लैंक चेक साइन मारा, मैं बोल रहा था देखते हैं यार साइन करके कैसा लगता है, और ऊपर मैंने 5 लाख रुपए लिख दिए, 5 लाख रुपए पे टू बेरर, मैंने कुछ भी नाम नहीं लिखा, और नीचे मस्त मैंने अपना सिग्नेचर मार दिया। अब मेरी घरवाली मेड जो है वो लेकर के पहुंच गई बैंक के पास, और बैंक ने पेमेंट कर दिया, तो क्या बैंक रिस्पॉन्सिबल है? नहीं भैया, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। पागल होकर चेक साइन करके घर में रख रहा है, तो तेरी गलती है, बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो सर पेमेंट ऑफ, मैंने क्या बोला, अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो जाता है तो पेइंग बैंकर जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। अच्छा नीचे क्या लिखा हुआ है देखो, पर अगर क्रॉस चेक है, क्रॉस चेक मतलब अगर मैंने क्रॉस करके लिखा था सिर्फ एसबीआई बैंक को पेमेंट करना, तो अगर एचडीएफसी बैंक ने एसबीआई बैंक को पेमेंट कर दिया, या एसबीआई के किसी और एजेंट को पेमेंट कर दिया ना, तो एचडीएफसी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। पर अगर उसने एसबीआई के अलावा किसी और को पेमेंट किया, मतलब मान लो एसबीआई के अलावा उसने इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा को पेमेंट किया, तो सर फिर तो लायबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तेरे को क्रॉस चेक करके एक ही बोला था चीज कि मोड ऑफ पेमेंट जो है वो तो एसबीआई को पेमेंट करेगा, तूने क्यों बैंक ऑफ बड़ौदा को पेमेंट किया? तो एचडीएफसी जो है वो लायबल हो जाएगा। पर अगर एचडीएफसी ने एसबीआई बैंक को पेमेंट कर दिया, तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा, उसकी लायबिलिटी नहीं रहेगी। पढ़ो सर स्क्रीन में क्या लिखा है, पढ़ो ये 2 पॉइंट।
सर आपको कबीर सिंह की तरह चेक उस मेड के पीछे भागना था चेक लेने के लिए। पढ़ो सर क्या लिखा है नेक्स्ट है, ये 2 पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, जल्दी पढ़ो। ठीक है सर। सर देखो, रुक जाओ, क्या देखोगे तुम, रुक जाओ। हाँ जी सर सुनो, सुनो सुनो, देखो इधर मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखा कर जब मैं पढ़ा रहा हूं। सुनो मेरी बात सुनो। दोस्तों, एक ही एक्सेप्शन है, वैसे तो बैंकर ने अगर शराफत से पेमेंट कर दिया ना, तो बैंकर उसके बाद और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पर एक ही एक्सेप्शन है, एक ही एक्सेप्शन है। कोई बताएगा क्या एक्सेप्शन है? दोस्तों बहुत आसान एक्सेप्शन है। अगर फोर्जरी हुआ है, फोर्जरी मतलब क्या, तुमने सिग्नेचर छापा है, और वो भी सिग्नेचर किसका पता है, ड्रॉर का, शुभम सिंगल का अगर तुमने सिग्नेचर छापा है, तो उस केस में एचडीएफसी बैंक रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। पर अगर आपने ड्रॉई वगैरह का सिग्नेचर छापा है, ड्रॉई नहीं सॉरी, पेई वगैरह का अगर सिग्नेचर फोर्ज किया है, तो उसमें एचडीएफसी बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सर क्या हुआ था समझना, सलमान खान ने, सलमान खान ने सॉरी, शुभम सिंगल ने चेक दिया था सलमान खान को, ठीक है, सलमान खान ने चेक दिया ऐश्वर्या को, ऐश्वर्या ने चेक दिया विवेक को, विवेक ने चेक वापस दे दिया किसको, शुभम सिंगल को, शुभम सिंगल ने वापस वो चेक इंडोर्स कर दिया, इंडोर्स कर दिया किसके फेवर में, अभिषेक बच्चन में। तो लास्ट लास्ट चेक होल्डर कौन है सर, अभिषेक बच्चन, और इसमें लास्ट सिग्नेचर किसका है, शुभम सिंगल का। अब अगर अभिषेक बच्चन आया एचडीएफसी बैंक के पास और बोला एचडीएफसी बैंक पेमेंट दे, पर सर ये जो शुभम सिंगल ने इंडोर्स किया था ना, ये शुभम सिंगल ने वाकई में नहीं किया था, ये उस किसी ने उसका सिग्नेचर जो है फोर्ज किया था। क्या किया था, उसका सिग्नेचर, उसका सिग्नेचर किसी ने फोर्ज किया था, फोर्ज किया था। तो इस केस में एचडीएफसी बैंक अगर पेमेंट कर देगा ना, तो एचडीएफसी बैंक जो है लायबल होगा। सर सवाल ये उठता है कि एचडीएफसी बैंक क्यों लायबल होगा, क्यों लायबल होगा एचडीएफसी बैंक, क्योंकि भाई तेरे से तो ज्यादा नहीं बोल रहे, तेरे ड्रॉर का जो तेरा कस्टमर है, कम से कम उसका इंफॉर्मेशन तो तू अपने पास रख ले। अगर साइन दिख रहा है तेरे को शुभम सिंगल का, कम से कम उसका साइन तो मैच कर ले प्रॉपरली। अगर तू उसका भी साइन नहीं मैच कर पाएगा ना, तो तू बैंक बंद कर दे। फिर लॉ ने बोला कि अगर ड्रॉर का सिग्नेचर एनफोर्स हुआ है, तो उस केस में बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है, वरना फोर्जरी में भी, फोर्जरी में भी बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। मान लो सर इसी एग्जाम्पल में, इसी एग्जाम्पल में तुम समझो, अगर शुभम सिंगल ने चेक इशू किया सलमान खान को, सलमान खान के स्टाफ ने चोरी करा, सलमान खान का चेक फोर्ज किया और उसको इशू कर दिया ऐश्वर्या राय को। सर सही तरीके से इशू किया गया, नहीं चोरी करके। अब ऐश्वर्या राय अगर एचडीएफसी के पास चले गई और एचडीएफसी ने पेमेंट कर दिया, तो उसमें एचडीएफसी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको सलमान खान के सिग्नेचर का थोड़ी पता था भाई, उसको तो जब शुभम सिंगल का पता है। क्यों? क्योंकि शुभम सिंगल उसका स्टाफ, उसका अकाउंट खोल रखा है शुभम सिंगल का। पर सर इसी एग्जाम्पल में, अगर बाई 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 को इंसिडेंस अगर सलमान खान का भी अकाउंट एचडीएफसी में होता, तो लॉ ने बोला ये सब हमको फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ ड्रॉर का ध्यान रखेंगे। अगर ड्रॉर का सिग्नेचर जो है वो फोर्ज हो रहा है, तो बैंक रिस्पॉन्सिबल है, वरना किसी भी और सिग्नेचर के लिए बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो फोर्जरी का सर आपको सीन समझ आ गया, एक्सेप्शन। फोर्जरी कब है, जब आप ट्रू ओनर का फोर्जरी कर रहे हो, तो सच बैंक shall be liable to the true owner, that is paying banker shall be liable if it makes payment on the check on which drawer signature has been forged। अच्छा आगे बढ़ते हैं। जिस तरह तरीके से आपने पेइंग बैंकर को प्रोटेक्ट किया, पेइंग बैंकर को मतलब क्या, पेइंग बैंकर को मतलब एचडीएफसी को जैसे प्रोटेक्ट किया, उसी तरीके से एक और प्रोटेक्शन होगा, सुनना क्या। सर अगर इसी एग्जाम्पल में वो जो चेक मैंने इशू किया था वो क्रॉस चेक था, और मैंने बोला एसबीआई अकाउंट में सिर्फ पेमेंट होगा, सलमान खान के स्टाफ ने क्या किया, स्टाफ ने इशू चेक को चोरी करके दे दिया ऐश्वर्या को, और ऐश्वर्या अपने एसबीआई बैंक में गई, और एसबीआई बैंक एचडीएफसी के पास गया, और एचडीएफसी ने 50,000 रुपए का पेमेंट कर दिया। तो सर हमने बोला एचडीएफसी तो लायबल नहीं है, सवाल ये है क्या एसबीआई बैंक लायबल होगा? तो लॉ ने बोला कलेक्टिंग बैंकर जो होता है ना, ये कलेक्टिंग बैंकर है। क्या ये कलेक्टिंग बैंकर है? हाँ, तो कलेक्टिंग बैंकर लायबल होगा क्या? लॉ ने कहा कलेक्टिंग बैंकर लायबल नहीं होगा, एज लॉन्ग एज ही हैड डन इट इन गुड फेथ।
अगर उसको पता होता कि ऐश्वर्या के पास जो चेक आया है वो चोरी होकर के आया है तो फिर बैंक की गलती हो जाती, पर वरना बैंकर जो है उसने गुड फेथ में कलेक्ट किया है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो सर कलेक्टिंग बैंकर को क्या लिखा है, अगर उसने गुड फेथ में और बिना नेग्लिजेंस के थोड़ा सा अगर वो दिमाग लगाता तो उसको पता चल जाता क्या हुआ है फोर्जरी, फिर उसने नेग्लिजेंस नहीं किया अगर, और उसके बाद अगर उसने पेमेंट रिसीव किया है तो उस केस में वो खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, कोई ये नहीं बोल सकता अरे तूने चोर के बदले में पेमेंट लिया है, नहीं भाई मेरा काम था पेमेंट लेना, मेरा नाम लिखा हुआ था चेक में तो मैंने पेमेंट ले लिया, एसबीआई अकाउंट में पैसा आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझे सर। पर ये प्रोटेक्शन लेने के लिए बैंकर को क्या प्रूव करना पड़ेगा, तीन चीजें। सबसे पहला क्या, बैंकर हैड रिसीव्ड द पेमेंट ऑफ द क्रॉस चेक, बैंकर को पेमेंट मिला था क्रॉस चेक से। दूसरा, कलेक्शन वाज मेड ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, उसका कस्टमर था। और तीसरा, उसने गुड फेथ में विदाउट नेग्लिजेंस काम किया है। तीन चीजें आपको प्रूव करनी पड़ेगी सर। क्या आपने पेमेंट रिसीव किया है, वो बिहाफ ऑफ कस्टमर में रिसीव किया है और गुड फेथ में और विदाउट नेग्लिजेंस रिसीव किया है, तभी जाके आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आया है और आएगा कि कलेक्टिंग बैंकर क्या लायबल होता है, तो कह देना नहीं लायबल होता है अगर उसने गुड फेथ में और विदाउट नेग्लिजेंस अगर पेमेंट कलेक्ट किया है। पेमेंट इन गुड ड्यू कोर्स का मतलब क्या होता है, पेमेंट इन गुड कोर्स मतलब आपने अपेरेंट टेनर के अंदर, टेनर मतलब क्या, टेन्योर के अंदर, मतलब चेक जिस दिन इशू होता है उसके 3 महीने के अंदर वैलिडिटी होती है, तो आपने सही वैलिडिटी के अंदर चेक का पेमेंट किया है गुड फेथ में विदाउट नेग्लिजेंस में, तो उसको पेमेंट इन ड्यू कोर्स माना जाता है। और जब एक बैंकर पेमेंट इन ड्यू कोर्स कर देता है तो फिर वो लायबल नहीं रहता है। तो सर ये जो पेमेंट इन ड्यू कोर्स का डेफिनेशन है ना, आई थिंक इसको अपने को ऊपर शिफ्ट करना चाहिए, इसको अपने को डालना चाहिए पेइंग बैंकर के पास, पेइंग बैंकर के पास। ठीक है, चलो सर आगे बढ़े। अरे बोलो, अरे बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट आया, एक्सेप्टर और एक्सेप्टर फॉर ऑनर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सुनना। अगर अगर मिस्टर ए ने अगर मिस्टर ए ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया बी पे, और बी को बोला बी तू ना सी को पेमेंट कर देना, तो ये ड्रॉअर हो गया, ये ड्रॉ ही हो गया, ये पे ही हो गया। अच्छा ये कॉन्सेप्ट अपने को इतना अच्छे से समझ आ गया कि अपन बोलेंगे चल चल बाप को मत सिखा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है इस केस में क्या हुआ सुनना, इस केस में क्या हुआ सुनना, आपने पेयर ड्रॉई और पेई तो बना लिया। अब अगर ड्रॉई को लायबल ठहराना है ना, तो ड्रॉई को इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सी क्या करेगा, सी जाएगा बी के पास और बी को बोलेगा बी सुनना, मेरे को ए ने ना एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है जिसमें उसने लिखा है कि तू मेरे को पेमेंट करने वाला है, तो तू क्या मेरे को पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा। तो सर उस चीज को जब वो एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो उसको कहते हैं एक्सेप्टर। तो अब जो ड्रॉई है वो बन जाता है एक्सेप्टर। सेंटीमीटर अब मिलीमीटर, मिलीमीटर अब सेंटीमीटर बन गया है। उसी तरीके से सर जो ड्रॉई है वो आपका एक्सेप्टर बन गया है। पर उस नालायक ने अगर एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, या फिर अगर उसने एक्सेप्ट करने के बाद पेमेंट नहीं किया, या फिर अगर उसने एक्सेप्ट करने के बाद अपने लाइबिलिटी को पेमेंट नहीं किया, तो बीच में एंट्री मारेगा एक हीरो, और उस हीरो को कहते हैं एक्सेप्टर फॉर ऑनर। क्या कहते हैं, एक्सेप्टर फॉर ऑनर। सर सिंपल सा इसी एग्जांपल में सुनना, एक्सेप्टर फॉर ऑनर क्या होता है। बी ने जो चेक है इंडोर्स किया सी ने जो चेक है इंडोर्स किया डी को, डी ने दिया ई को, ई ने दिया एफ को। ठीक है, अब एफ जब गया बी के पास तो बी ने मना कर दिया, बोले मैं नहीं एक्सेप्ट करता, मैं नहीं एक्सेप्ट करता, तो एफ जाएगा ई के पास, ई जाएगा डी के पास। और सर डी को तो लाइबिलिटी है, डी को तो पेमेंट करना पड़ेगा, डी भी मना कर रहा है, तो उस केस में सर एक हीरो आएगा एक्सेप्टर फॉर ऑनर, और वो बोलेगा डी तू टेंशन मत ले, तेरी लाइबिलिटी मैं एक्सेप्ट करता हूं। तो सर यहां पे जो बंदा एक्सेप्ट करेगा, मान लो मिस्टर जे, जे फॉर जादूगर, जो मिस्टर जे है अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया वो एक्सेप्टर फॉर ऑनर बन जाएगा। एक्सेप्टर फॉर ऑनर बनने से क्या होगा सर, आप अपने बाद वाले सारे पार्टीज को लायबल हो, ई और एफ को, और आप अपने पहले वाले सारे पार्टीज से रिकवर कर सकते हो, सी से और बी से आप क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो वो पैसे। मतलब सर अगर 50,000 रुपए यहाँ पे मिस्टर जे ने पेमेंट कर दिया, तो मिस्टर जे 50,000 ई को देगा, ई जो है एफ को देगा, पर मिस्टर जे जो है वो पैसा डी से, सी से और बी से रिकवर कर सकता है। तो ये एक्सेप्टर फॉर ऑनर हो गया। पर सर एक बात बताओ, क्या क्या यहाँ पे मिस्टर सी जो है एक्सेप्टर फॉर ऑनर बन सकता था, नहीं सर, ओनली स्ट्रेंजर्स कैन बिकम एक्सेप्टर टू ऑनर। ये जो बी सी डी ई एफ है ये लोग तो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट थे, तो ये लोग एक्सेप्टर फॉर ऑनर नहीं बन सकते, सिर्फ एक स्ट्रेंजर एक्सेप्टर फॉर ऑनर बन सकता है। सर मेरे को एक बात बताओ, क्या बी एक्सेप्टर फॉर ऑनर बन सकता है, क्या बी एक्सेप्टर फॉर ऑनर बन सकता है, क्या बी एक्सेप्टर फॉर ऑनर बन सकता है। तो मैंने कहा हाँ सर। क्या बात कर रहे हो, आपने अभी तो कहा सर कि स्ट्रेंजर बन सकते हैं। सुनो, जब बी ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था ना पहले,
जब उसके पास आप बिल एक्सेप्ट करवाने गए और उसने मना कर दिया ना, तो जैसे ही उसने बिल एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, वो बन गया था स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। और अगर एक बार तुम स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो तुम एक्सेप्टर फॉर ऑनर भी बन सकते हो। सर इसका कोई एग्जाम्पल दोगे? हाँ सुनो, शुभम सिंगल ने क्या किया, शुभम सिंगल ने बोला कि ऋतिक रोशन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसके नाम पे एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके मैंने सलमान खान को दे दिया। सलमान खान और ऋतिक की कोई बात नहीं होती, सलमान ने दे दिया अजय देवगन को, अजय ने दे दिया काजोल को, और काजोल ने दे दिया शाहरुख को। ठीक है। अब सर शाहरुख जब गया ऋतिक के पास, तो ऋतिक ने बोला अबे कौन सा बिल ऑफ एक्सचेंज, मैंने क्या अपनी छठी उंगली से लिखा था बिल ऑफ एक्सचेंज? कोई नहीं लिखा, मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा। तो उस केस में अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उस केस में जब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो क्या बन जाएगा, वो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। पर इसी केस में, इसी एग्जाम्पल में, अगर ऋतिक रोशन कहता है चल वैसे तो मेरी लाइबिलिटी नहीं है, पर सिर्फ 50,000 रुपए की बात है, सिर्फ 50,000 रुपए की बात है, मैं एक्सेप्ट करके खत्म करता हूं, और फिर वो क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर फॉर ऑनर बन जाएगा। सर क्या आप समझे क्या? बोले किधर से एक्सेप्टर, एक्सेप्टर फॉर ऑनर? दोस्तों इतना डिटेल में नहीं समझा पा रहा हूं मैं, पर आपको जितना डिटेल में समझा रहा हूं ना, उससे 1 रुपया ज्यादा भी आपको नहीं चाहिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए। सर ये पूरा रेगुलर क्लास का कंटेंट है, जो मैं आपको सिर्फ एक बार बता रहा हूं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, बैक करके वापस वही चीज सुनो, वो आपको समझ आ जाएगा। तो सर यहां पे क्या हो गया, यहां पे ऋतिक रोशन ने बोला 50,000 रुपए की बात है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, तो वो एक्सेप्टर की जगह एक्सेप्टर फॉर ऑनर बन गया। सर पहले तो फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? अरे क्योंकि उसकी लाइबिलिटी ही नहीं थी। जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो माना जाता है हाँ तेरी लाइबिलिटी थी, तू खत्म कर दिया। पर तुम एक्सेप्टर की जगह एक्सेप्टर फॉर ऑनर बन रहे हो, तो इसकी मतलब ये है कि तुम्हारी लाइबिलिटी नहीं है। तो इस केस में ऋतिक रोशन जाएगा और शुभम सिंगल से पैसे जो है रिकवर करेगा। बोलो समझे? हाँ सर। सर हु इज एन एक्सेप्टर? व्हेन द ड्रॉई गिव्स हिज असेंट, when he draws gives his assent, and the drawing एक बार assent दे देता है and delivered it to the same, he becomes an acceptor। अगर वो अपना सिग्नेचर करके अगर डिलीवर कर देता है तो वो एक्सेप्टर बन जाता है। Thus an acceptor is the drawee who has signed his assent upon the bill and delivered it to the holder। ये एकदम की लाइन है सर। एक्सेप्टर कौन होता है? वो एक ड्रॉई होता है जिसने साइन किया है और उसके बाद डिलीवर कर दिया है। पर सर एक्सेप्टर फॉर ऑनर कौन होता है? अगर आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो डिसऑनर हो गया, जो डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया बाय नॉन एक्सेप्टेंस, एंड एनी पर्सन एक्सेप्टेड फॉर द ऑनर ऑफ द ड्रॉ, ऑनर ऑफ द ड्रॉ, देन ही इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर और फॉर ऑनर। सर एक्सेप्टर फॉर ऑनर को भी ना एक्सेप्टर सुप्रा प्रोटेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेप्टर सुप्रा प्रोटेस्ट। सुप्रा प्रोटेस्ट मतलब क्या? यहां पे देखो, शाहरुख खान जाता है काजोल के पास, काजोल जाती है अजय के पास। अब अजय के पास जब जा रहे थे तो तुम्हारा प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट किस चीज से लेकर के? कि मेरा पेमेंट नहीं हो रहा है। तो सर प्रोटेस्ट के डर के अंदर आकर के अगर कोई एक्सेप्ट कर लेता है ना, एक्सेप्टर फॉर ऑनर, तो उसको एक्सेप्टर सुप्रा प्रोटेस्ट भी कहते हैं। सर जब आप एक्सेप्ट फॉर ऑनर कर रहे हो ना, एक चीज जरूर याद रखना, तुमको जाना पड़ेगा सर नोटरी के पास, नोटरी के पास जाना पड़ेगा। अब नोटरी के पास जब जा रहे हो ना, तो तुमको वहां पे बताना पड़ेगा कि मैं एक्सेप्ट जो कर रहा हूं वो किसके बिहाफ में कर रहा हूं, अजय के बिहाफ में कर रहा हूं कि काजोल के बिहाफ में कर रहा हूं, किसके बिहाफ में कर रहा हूं, ये आपको बताना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं बताओगे कि किसके बिहाफ में एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो ये मान लिया जाएगा कि आप ड्रॉअर के बिहाफ में एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर आप मम रहोगे, अगर आप चुप रहोगे, तो ये मान लिया जाएगा कि तुम ड्रॉअर के बिहाफ में एक्सेप्ट कर रहे हो। समझे सर? Sir, how can acceptance for honor be made? The person desiring to accept for honor must by writing on the bill। क्या बिल पे लिख करके अंडर इज हैंड, मतलब तुम बिल पे लिखोगे कि मैं एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर कर रहा हूं, एक्सेप्टेंस सुपरा प्रोटेस्ट कर रहा हूं, द प्रोटेस्टेड बिल फॉर द ऑनर ऑफ द ड्रॉअर और ऑफ अ पर्टिकुलर इंडोर्सर whom he names और जनरली फॉर ऑनर। मतलब वो बताएगा किसके नाम के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं। सर वैलिड एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर बनने के लिए क्या एसेंशियल है, ध्यान से सुनना। पहला, वैलिड एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर बनने के लिए क्या एसेंशियल है, ध्यान से सुनना। पहला, होल्डर मस्ट कंसेंट टू द एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। होल्डर मतलब कौन? जो लास्ट में शाहरुख खान है, शाहरुख खान गया काजोल के पास, काजोल गई अजय देवगन के पास। अब अजय देवगन के बिहाफ पे कोई और साइन कर रहा है, तो शाहरुख खान को उसको उससे ओके होना चाहिए। द होल्डर मस्ट कंसेंट। उसके बाद बिल मस्ट हैव बीन नोटेड और प्रोटेस्टेड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। मतलब जो बिल है ना, उसको नोटरी के पास जाकर के आपने नोटिंग और प्रोटेस्टिंग करवाई है। सर ये वाला जो पॉइंट है, ये पहले हमारे कोर्स में हुआ करता था, अब इसके बारे में डिटेल बहुत ज्यादा नहीं है। उसके बाद क्या लिखा है? मेड बाई अ पर्सन हु इज ऑलरेडी नॉट ऑलरेडी लायबल। मतलब सर एक स्ट्रेंजर जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, जो अजय देवगन है या काजोल है, वो लोग एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर नहीं कर सकते। उसके बाद क्या लिखा है सर? एक्सेप्टेंस मस्ट बी फॉर द ऑनर ऑफ एनी पार्टी ऑलरेडी लायबल।
कोई ऑलरेडी लायबल है उसके लिए एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और जो पार्टी ऑलरेडी लायबल है वो एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर नहीं कर सकता, राइटिंग में होना चाहिए, और पूरे के पूरे अमाउंट के लिए एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं बोल सकते 50,000 रुपए में से सिर्फ 20,000 एक्सेप्ट कर रहा हूं, नहीं भाई, पूरा का पूरा एक्सेप्टेंस होना चाहिए। और एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर मस्ट बी मेड बिफोर द बिल इज ओवरड्यू, ओवरड्यू होने के पहले आप एक्सेप्टेंस कर रहे हो। और सर जो स्ट्रेंजर है ना, जो ऑनर के लिए पे कर रहा है, मस्ट बिफोर पेमेंट डिक्लेयर बिफोर द नोटरी क्लर्क द पार्टी इन हुज ऑनर ही पे एंड द नोटरी पब्लिक टू रिकॉर्ड। मतलब आप बताओगे कौन से पार्टी के बिहाफ में मैं पेमेंट कर रहा हूं, और जो नोटरी पब्लिक है वो उसको रिकॉर्ड करेगा। मतलब आपको बताना पड़ेगा कि मैं अजय देवगन के बिहाफ में एक्सेप्ट कर रहा हूं। उससे होगा क्या मालिक, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अजय देवगन के बाद वाले सारे पार्टीज को तुम लायबल हो, और अजय देवगन और उसके पहले वाले सारे पार्टीज से तुम रिकवर कर सकते हो। ये उसका इंपैक्ट होगा। अरे बोलो क्या समझे, क्या बोलो ना, हाँ सर ये क्या है, एक बार पढ़ो फिर से, क्या क्या कंडीशन है एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर वैलिड होने के लिए। सबसे पहला कंसेंट होना चाहिए होल्डर का, दूसरा नोटेड और प्रोटेस्टेड होना चाहिए, तीसरा जो पार्टी ऑलरेडी लायबल है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो किसी पार्टी ऑलरेडी लायबल के बिहाफ में एक्सेप्ट करेगा। राइटिंग में होना चाहिए, कुछ अमाउंट के लिए होना चाहिए, आप बिफोर द बिल इज ओवरड्यू एक्सेप्ट फॉर ऑनर कर रहे हो, और पेमेंट करने के पहले आप नोटरी पब्लिक के पास जाके रिकॉर्ड कर रहे हो किस बंदे का नाम, जिस बंदे के बिहाफ में आप पेमेंट कर रहे हो। ये सारी चीजें आपको देनी पड़ती है एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर में। अच्छा सुनो क्या लिखा है मैंने, ड्रॉइंग ऑफ द बिल व्हेन ही refuses टू एक्सेप्ट द बिल बिकम्स अ स्ट्रेंजर। सर यहाँ पे ब्रैकेट में अगर आप चाहो तो लिख सकते हो ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन जब उसने बिल को एक्सेप्ट नहीं किया तो वो एक स्ट्रेंजर बन गया, तो इसीलिए वो एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर कर सकता है, और एनी पार्टी वो चाहे तो एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर कर सकता है। अच्छा राइट्स क्या होगा, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एन एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। तो मैंने कहा तुम सब्सिक्वेंट पार्टीज की तरफ लायबल हो, तुम सब्सिक्वेंट पार्टीज की तरफ बाइंड हो जाओगे, और तुम अपने प्रायर पार्टीज से क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। द प्रायर पार्टीज विल हैव टू कॉम्पनसेट द एक्सेप्टर। तुम अपने सब्सिक्वेंट पार्टीज की तरफ लायबल हो, और प्रायर पार्टीज तुम्हारे पहले जो थे वो तुमको कॉम्पनसेट करेंगे। सर समझे क्या, समझे क्या। सर ये था एक्सेप्टर और एक्सेप्टर इन ड्यू कोर्स। अब समझते हैं होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। सर होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, तो ला रहा हूं थोड़ा सा सुनो। सर होल्डर एंड ड्यू कोर्स क्या होता है समझना। होल्डर क्या होता है सर, होल्डर मतलब वो जहां पे कोई चीज लटकाते हो। अबे नहीं ना, होल्डर मतलब क्या, होल्डर मतलब एक पर्सन जो लीगली उस इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन रख सकता है, और उसके पास राइट टू रिसीव पेमेंट है। सर ये दो वर्ड याद कर लो मेरे साथ। होल्डर मतलब क्या, एक बंदा जो लीगली उस इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन रख सकता है, और जिसके पास राइट टू रिसीव द पेमेंट है। मैं आपको पहला एग्जांपल देता हूं। अगर शुभम सिंघल ने एक चेक बना करके सलमान खान को दिया है, क्या सलमान खान होल्डर माना जाएगा। हाँ सर, वो लीगली पोजीशन भी रख सकता है, और उसके पास राइट टू रिसीव पेमेंट भी है। तो सर अगर सलमान खान ने अपनी, वो बहन है ना, क्या नाम है उसकी बहन का, क्या नाम है उसकी बहन का, ओफो, अरे एक तो उसकी बहन है, और उसकी बहन का पति है, उसको फ्री में गिफ्ट ही देता रहता है। सर मान लो उसने अपनी बहन को क्या किया, गिफ्ट में दे दिया ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। शुभम सिंघल ने बोला था मैं 50,000 रुपए दूंगा सलमान तेरे को, सलमान खान ने वो 50,000 रुपए का चेक अपनी बहन को गिफ्ट कर दिया। तो सर क्या उसकी बहन जो है, क्या वो होल्डर मानी जाएगी। हाँ जी हाँ, होल्डर मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि वो लीगली पोजेशन भी रख सकती है, और दूसरा जो 50,000 रुपए का पेमेंट है वो उसका राइट टू रिसीव भी है। 50,000 रुपए जो है वो रिसीव भी कर सकती है। ठीक है, 50,000 रुपए जो है वो रिसीव भी कर सकती है। ये तुमको याद है, ये तुमको याद है अर्पिता, नहीं वो तुमको याद है। तो अर्पिता जो है वो उसको गिफ्ट कर सकता है। अब सर उसके पति का भी नाम बता दो, आगे यूज कर लेंगे। अब सर सलमान ने क्या कर दिया, गिफ्ट कर दिया, तो क्या लीगली पोजेशन रख सकते हो। हाँ, क्या राइट टू रिसीव पेमेंट होगा। हाँ, तो आप क्या बन गए, होल्डर बन गए। अब सर मेरे को दूसरा एग्जाम्पल का आंसर दो। अगर शुभम सिंघल ने सलमान खान को चेक बना करके दिया था, और वो चेक जो है वो चोर चोरी करके ले गया। सर बेरर चेक था, क्या था, बेरर चेक, जिसके हाथ में चेक उसको पैसा मिलेगा। क्या यहाँ पे चोर जो है, जो चोर है, क्या उसको होल्डर माना जाएगा। तो सर ना ही वो लीगली पोजीशन रख सकता है, ना ही वो लीगली पोजीशन रख सकता है, ना ही उसका राइट टू रिसीव द पेमेंट है। क्या वो खुद के नाम पे पेमेंट ले सकता है, राइट टू रिसीव तो नहीं है सर, लीगली तो नहीं है, तो इस केस में इसको होल्डर नहीं माना जाएगा। सर तीसरा एग्जाम्पल सुनो ना। अगर शुभम सिंघल ने सलमान खान को क्या दिया था, 50,000 रुपए का चेक, तो 50,000 रुपए का चेक सलमान खान ने अपने एजेंट को दे दिया। बोले एजेंट तू जाके पैसा ले लेना, 50,000 रुपए के लिए मैं थोड़ी जाऊंगा, मैं तो सल्लू भाई हूं, मैं तो गाड़ी चलाता हूं फुटपाथ पे, सुनो मैं 50,000 रुपए का पेमेंट लेने थोड़ी जाऊंगा। तो उस केस में क्या एजेंट होल्डर बन जाएगा। सर होल्डर बनने के लिए चाहिए होता है पोजीशन। क्या तुम्हारे पास लीगल पोजीशन है। हाँ,
पर क्या तुम पेमेंट अपने नाम पे रिसीव कर सकते हो? नहीं सर, आप एज एन एजेंट एक्ट कर रहे हो, आप पेमेंट तो सलमान खान के नाम पे ही लोगे, आप एज एन एजेंट जाकर के लोगे, तो सर आपका राइट टू रिसीव पेमेंट नहीं है। भले पोजीशन आप लीगली अपने पास रख सकते हो, तो एजेंट भी जो होता है उसको भी होल्डर नहीं माना जाता है। अब एक लास्ट एग्जांपल सर, अगर शुभम सिंघल ने एक चेक दिया था सलमान खान को, सलमान खान ने अर्पिता को जो चेक है गिफ्ट कर दिया था, और अर्पिता पे बैंक ने, कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि इस चेक का पेमेंट अर्पिता तुम नहीं ले सकते, तो क्या अर्पिता उस केस में होल्डर मानी जाएगी? द आंसर इज, सर कोर्ट ने ऑर्डर लगाया था अर्पिता तुम इस चेक का पेमेंट नहीं ले सकते, क्या आपको होल्डर माना जाएगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि लीगली पोजीशन पे तो रख सकते हो अपने चेक, पर आपके पास राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू रिसीव द पेमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको कोर्ट ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, तो आपको होल्डर नहीं माना जाएगा। बोलो समझे क्या? अरे बोलो, समझना का है? अब सर सुनो ना, ये हो गया होल्डर। अब सर होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स वो बंदा होता है जिसने कंसिडरेशन देके कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिया है, बिफोर मेच्योरिटी लिया है, और उसने गुड फेथ में लिया है। सर ये तीन कंडीशन याद करनी, होल्डर इन ड्यू कोर्स हो जाता है। अगर उसने कंसिडरेशन देके पैसा लिया है, बिफोर मेच्योरिटी पैसा लिया है, और अगर गुड फेथ में लिया है। सर कंसिडरेशन दे करके लिया है मतलब क्या? मेरे को एक बात बताओ, हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स, CMG या CMF। सी क्या है? कंसिडरेशन, एम मेच्योरिटी, और एफ क्या है? फेथ, गुड फेथ में उसने लिया है। अब सर समझो, शुभम सिंघल ने सलमान खान को चेक दिया था, सलमान खान ने वो चेक जो है गिफ्ट कर दिया किसको? गिफ्ट कर दिया अर्पिता को। क्या अर्पिता होल्डर इन ड्यू कोर्स मानी जाएगी? क्या अर्पिता को होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाएगा? द आंसर इज नो। क्यों सर? क्योंकि सबसे पहला एलिमेंट जो है कंसिडरेशन, वही मिसिंग है, कंसिडरेशन जो है वो मिसिंग है। तो सर क्या माना जाएगा? अर्पिता को होल्डर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि पोजीशन है एंड राइट टू रिसीव पेमेंट है। अब सर अगर अर्पिता जो है वो चेक आगे गिफ्ट कर, आगे दे देती है अपने पति को, पति का नाम क्या था उसका, बताया क्या तुमने? आयुष। उसके पति का नाम है आयुष, ठीक है। आयुष को जो है वो कंसिडरेशन पे सेल कर देती है। देखिए 50,000 रुपए का चेक है, ठीक है, 50,000 रुपए का चेक है। अब अर्पिता ने आयुष को बोला कि आयुष ये ले 50,000 रुपए का चेक, और बदले में तू मेरे को कुछ भी दे दे, मतलब तुम समझो बाइक दे दे, ठीक है, बाइक कुछ भी दे दे बोलूंगा तो तुम अच्छी चीज तो सोचोगे नहीं। तो अर्पिता ने बोला आयुष का बाइक खरीद लिया, और बदले में जो 50,000 रुपए का पेमेंट था उसके बदले में ये जो चेक था ना सल्लू भाई का, वो सल्लू भाई का चेक का पेमेंट कर दिया। तो सर इस केस में क्या आयुष होल्डर इन ड्यू कोर्स बनता है? तो मैंने कहा हाँ, आयुष ने कंसिडरेशन दिया है, आयुष ने मान लो मेच्योरिटी के पहले लिया है, और मान लो आयुष ने गुड फेथ में लिया है। तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आयुष जो है होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाता है। सर कौन बड़ा, होल्डर बड़ा कि होल्डर इन ड्यू कोर्स बड़ा? कौन बड़ा, होल्डर बड़ा कि होल्डर इन ड्यू कोर्स बड़ा? सर होल्डर इन ड्यू कोर्स बड़ी इज्जत है, होल्डर तो फिर भी ठीक है, होल्डर इन ड्यू कोर्स बड़ी इज्जत है, इज्जत वाली बात है। सर अब मेरे को एक बात बताओ, अगर शुभम सिंघल ने सलमान खान को चेक दिया, इसी एग्जाम्पल में सुनना, अगर सलमान खान के घर से वो चेक जो है वो चोरी हो गया, क्या हो गया? चोरी हो गया, चोरी हो गया। और चोर ने क्या किया? चोर ने जो चेक है वो अब आयुष के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, चोर ने जो है वो चेक को आयुष के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, और सर ये बेरर इंस्ट्रूमेंट था। और आयुष के नाम पे जब ट्रांसफर किया ना, तो आयुष ने बाइक दी थी, और बाइक के बदले में 50,000 रुपए का चेक मिला है। तो क्या आयुष होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाएगा? सर इस केस में आपको तीन चीजें चेक करनी पड़ेगी। कंसिडरेशन, क्या कंसिडरेशन है? हाँ सर 50,000 रुपए की बाइक दी है तो कंसिडरेशन है। दूसरा, क्या बिफोर मेच्योरिटी लिया है? हाँ अज्यूम कर लो बिफोर मेच्योरिटी है। और तीसरा, क्या ड्यू, क्या गुड फेथ में लिया है? हाँ सर मेरे को पता ही नहीं था इसने चोर है, मेरे को तो लगा सही में सलमान खान ने इसको चेक दिया होगा। तो अगर गुड फेथ में लिया है तो तुम होल्डर इन ड्यू कोर्स माने जाओगे। होल्डर इन ड्यू कोर्स माने जाने से क्या होता है? सर होल्डर इन ड्यू कोर्स माने जाने से आपका ये जो चोर है इसका डिफेक्टिव टाइटल था, चोर है उसका डिफेक्टिव टाइटल था, फिर भी आयुष को जो है गुड टाइटल मिल जाता है, आयुष को जो है गुड टाइटल मिल जाता है। क्या मिल जाता है? गुड टाइटल मिल जाता है। क्यों? क्योंकि यही तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की खासियत है, क्योंकि ट्रांसफरर है चोर, उसका खुद का टाइटल भले डिफेक्टिव हो, पर वो जो ट्रांसफरी है उसको गुड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है, अगर जो ट्रांसफरी है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। क्या है? होल्डर इन ड्यू कोर्स है। सर पर इसी एग्जाम्पल में अगर आयुष ने अपनी बाइक नहीं दी होती, उसने विदाउट कंसिडरेशन अगर वो चेक लिया होता, तो क्या आयुष होल्डर इन ड्यू कोर्स होता? नहीं सर, बिना कंसिडरेशन के होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होते। तो उस केस में आयुष को क्या माना जाता? होल्डर माना जाता। अब क्या सर होल्डर से गुड टाइटल मिलता?
क्या होल्डर को गुड टाइटल मिलता? लॉ ने कहा नहीं भाई, होल्डर को गुड टाइटल नहीं मिलता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स को गुड टाइटल मिल जाता है। अब सर मेरे को एक बात बताओ, अगर शुभम सिंगल है, उसने सलमान खान को चेक दिया, सलमान खान का चेक जो है वो पेबल टू ऑर्डर था, ठीक है, ऑर्डर, तो सलमान खान ने उसको इंडोर्स किया ऐश्वर्या के नाम पे, ऐश्वर्या के नाम पे। अब ऐश्वर्या के नाम पे चेक जो था उसको विवेक ने क्या कर लिया, चोरी, चोरी करके क्या किया, ऐश्वर्या का उसमें साइन फोर्ज किया, क्या किया, फोर्ज किया, और फिर वो चेक जो है वो उसने अभिषेक बच्चन को दे दिया। तुम समझो, तुम समझो ना इसकी ना इसकी, किसके पास गई चेक, अभिषेक बच्चन के पास। चेक की बात कर रहा हूं, ये ऐश्वर्या है, मैं चेक की बात कर रहा हूं। सुनो सर, सलमान खान ने चेक दिया था ऐश्वर्या को, ऐश्वर्या से चोरी कर लिया विवेक बच्चन, विवेक ने, और विवेक ने दे दिया चेक अभिषेक बच्चन को। अब मेरे को बताओ, क्या अभिषेक बच्चन को, क्या अभिषेक बच्चन ने कंसिडरेशन दिया? हाँ जी हाँ। क्या अभिषेक बच्चन ने गुड फेथ में लिया? हाँ जी हाँ। क्या बिफोर मेच्योरिटी लिया? हाँ जी हाँ। क्या अभिषेक बच्चन के पास वैलिड टाइटल आएगा? क्या अभिषेक बच्चन होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाएगा? सर सुनो ना, सुनो ना, होल्डर इन ड्यू कोर्स तो माना जाएगा, पर पर आपको वैलिड टाइटल नहीं मिलेगा, आपको गुड टाइटल नहीं मिलेगा। क्यों सर, क्या बात कर रहे हो? अभी तो ऊपर आपने बोला ना कि चोर अगर लेकर के आयुष को दे देता है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास गुड टाइटल आ जाता है। तो प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम यहां पे सिर्फ एक ही हुई, प्रॉब्लम ये है कि ये फोर्जरी है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि फोर्जरी है अगर, तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो जाता है। इस केस में सर देखो मैंने क्या बोला था, होल्डर इन ड्यू कोर्स में जो ट्रांसफरर होता है, अगर उसका बैड टाइटल होता है तब भी वो क्या ट्रांसफर कर सकता है, गुड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। पर सर फोर्जरी के केस में विवेक के पास तो टाइटल ही नहीं है ना, गुड बैड तो छोड़ो, टाइटल ही नहीं है, तो जब टाइटल ही नहीं है तो तुम कैसे ट्रांसफर करोगे? फोर्जरी के केस में टाइटल नहीं होता है, तो विवेक के पास टाइटल ही नहीं है तो गुड टाइटल कैसे ट्रांसफर करेगा? तो सर मैंने क्या कहा, होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब क्या होता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब तीन कंडीशन मीट होने होते हैं। पहला, कंसिडरेशन, मेरे साथ बोलो, जय माता दी, बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो सर, तीन कंडीशन जोर से बोलो। पहला, कंसिडरेशन होना चाहिए, दूसरा बिफोर मेच्योरिटी होना चाहिए, और तीसरा, अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, आप गुड फेथ में अगर वो ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट कर रहे हो। अब सर अगर ये तीनों भी किया तो आपको गुड टाइटल मिल जाएगा, पर अगर फोर्जरी का केस है ना तो आपको गुड टाइटल नहीं मिल सकता। क्यों? फोर्जरी में जब तुम्हारा टाइटल ही नहीं है तो तुम बेटर टाइटल कैसे ट्रांसफर करोगे? सर बेटर टाइटल ट्रांसफर करने के लिए तुम्हारा बैड टाइटल है तो तुमने गुड टाइटल ट्रांसफर कर दिया, तुम्हारा खुद का कोई टाइटल ही नहीं है तो तुम बेटर टाइटल कैसे ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या आपको समझा सर? सर अच्छा एक बात बताओ, यहां पे कंसिडरेशन की जरूरत है। अब मेरे को एक बात समझाओ, अगर शुभम सिंगल ने सलमान को चेक दिया, सलमान खान ने उसको क्या किया, सलमान खान ने उसको अर्पिता को क्या कर दिया, गिफ्ट कर दिया, तो अर्पिता क्या हो गई, होल्डर। अर्पिता ने ये आयुष को ट्रांसफर कर दिया। क्यों ट्रांसफर किया? आयुष ने बदले में कार दी, कितने की कार, 1 करोड़ की कार दी, और उसके बदले में सिर्फ 50,000 रुपए का चेक दिया। तो क्या उसको कंसिडरेशन माना जाएगा? क्या उसको कंसिडरेशन माना जाएगा? हाँ जी सर, कंसिडरेशन माना जाएगा। लॉ में एडिक्वेट कंसिडरेशन वर्ड नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है कि जितना का तुमने सामान लिया है उतने का चेक दो। लॉ में लिखा है कंसिडरेशन, लॉ में लिखा है वैल्यूएबल कंसिडरेशन, मतलब अगर तुमने सामने कुछ भी दिया हो, तुमने कार दी है, फर्क नहीं पड़ता, तुमने बदले में चेक लिया है ना, कोई तो कंसिडरेशन है ना, तो हम उसको वैलिड कंसिडरेशन मान लेंगे। एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं लिखा है सर लॉ में, लॉ में क्या लिखा है, वैल्यूएबल कंसिडरेशन होना चाहिए। एडिक्वेट कंसिडरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सर पहली चीज कंसिडरेशन होना चाहिए, दूसरा बिफोर मेच्योरिटी तुमने लिया होना चाहिए, और तीसरा अगर गुड फेथ में लिया है तो उस केस में आपको होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाता है। सर होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने से क्या फायदे होते हैं? होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने से ये सारे प्रिविलेजेस आपको मिलते हैं। क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं सर बताओ? सर बताओ, अगर आप होल्डर इन ड्यू कोर्स बनते हो तो आपको क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं बताओ? सर बोलो बोलो, क्या प्रिविलेजेस आपको मिलते हैं? एक काम करते हैं, ये प्रिविलेजेस को अपन होल्ड करते हैं, इसको अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत डेप्थ हो जाएगा सर इसमें, पहले बाकी सारी चीजें पढ़ लेते हैं। अब सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बच्चों बच्चों वाली बातें बातें कर लेते हैं। सर कितने टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? तो मैंने कहा पहले बताते हैं, बियरर इंस्ट्रूमेंट और टाइम इंस्ट्रूमेंट। बियरर इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? अगर मैंने लिख दिया पेएबल टू सलमान खान, और बेरर मतलब सर ये जो भी लेकर के इंस्ट्रूमेंट आएगा उसको पैसे दे दिए जाएंगे, तो ये बेरर इंस्ट्रूमेंट होता है। और बेरर इंस्ट्रूमेंट की जगह अगर मैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बोलूं, तो अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिखते हो, सलमान खान
और टू हिज ऑर्डर, और टू हिज ऑर्डर मतलब सलमान खान जिसका नाम बोलेगा उसी को पेमेंट करेंगे, तो सर ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है। बेरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है सर? बेरर इंस्ट्रूमेंट मतलब जो पेबल टू बेरर होता है, जो लेकर के आ जाए उसको पे कर दे। सर अगर आप कुछ भी लिखने की जगह अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया, कुछ नहीं लिखा, तो उसको भी बेरर इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है सर? अगर आपने किसी का नाम लिखा है या उसके ऑर्डर को पेमेंट करने वाले हो, तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। तो ये हो गया बेरर इंस्ट्रूमेंट, ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो गया। सर उसके बाद क्या लिखा है? Bearer instrument means when the name is blank or the name written is or bearer or when the last endorsement is in blank. सर ध्यान से सुनना क्या हुआ था। शुभम सिंगल ने वो चेक दिया सलमान खान को, सलमान खान ने चेक इंडोर्स किया अर्पिता को। सर क्या ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है? हाँ अभी भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। अब सर अर्पिता ने क्या किया, सुनना ध्यान से। अर्पिता ने चेक इंडोर्स किया, चेक के पीछे उसने लिखा पे टू ब्लैंक और वहां पे अर्पिता ने साइन कर दिया। तो सर यहाँ पे क्या इंडोर्समेंट हुआ है? हाँ इंडोर्समेंट होकर के क्या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जो है वो बेरर इंस्ट्रूमेंट बन गया? हाँ सर क्यों? क्योंकि आपने ब्लैंक छोड़ दिया या फिर आपने यहाँ पे बेरर लिख दिया, तो सर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी बेरर इंस्ट्रूमेंट बन जाता है इंडोर्समेंट होकर के। क्या होकर के? इंडोर्समेंट। अब सर बहुत एक सवाल पूछते हैं लोग, इंडोर्समेंट होता है कि इंडोर्समेंट होता है? सर लीगली तो वर्ड इंडोर्समेंट होता है, पर हम लीगली इंडोर्समेंट एंडोर्समेंट प्रैक्टिकली इंटरचेंज कर देते हैं। बट द करेक्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ आई। आई आई आई, बात समझे सर? बात समझ में आई सर? अब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जो एक किसी पर्सन को पेबल है या उसके ऑर्डर को पेबल है, और व्हेन द लास्ट इंडोर्समेंट इज इन फुल। लास्ट इंडोर्समेंट इज इन फुल मतलब क्या? आपने यहाँ पे प्रॉपर्ली नाम लिखा है, आपने पूरा पूरा नाम लिखा है, अमाउंट लिखा है, सब कुछ लिखा और एक कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट बनाया, तो उसको कहते हैं इंडोर्समेंट इज इन फुल। अब सर उसके बाद करते हैं सर, ये जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और बेरर इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका नेगोशिएशन कैसे होता है, मतलब ट्रांसफर कैसे होता है? तो मैंने कहा देखो दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक तो बेरर और दूसरा ऑर्डर। अगर बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो सिर्फ डिलीवरी से, मियर डिलीवरी से नेगोशिएशन हो जाता है। मतलब अगर सलमान खान को मैंने बेरर इंस्ट्रूमेंट दिया और सलमान खान ने जाके अर्पिता को दे दिया वो इंस्ट्रूमेंट, तो उसको नेगोशिएटेड मान लिया जाएगा, ट्रांसफर हो गया मान लिया जाएगा। पर अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है ना, तो सलमान खान को पहले इंडोर्स करना पड़ेगा और बाद में डिलीवरी करनी पड़ेगी। जब दोनों करेगा तब जाके क्या माना जाएगा? आपका इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट हो गया है, ऐसा माना जाएगा। समझे क्या सर? अरे बोलो ना मालिक, समझे क्या? और फिर नेक्स्ट टॉपिक है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट? इस पे क्वेश्चन आया है सर एग्जाम में और बहुत आसान है, सुनो। पहले समझ लो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, और इनलैंड के अलावा जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है? मेरे देश की धरती। सर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया में ड्रॉ हुआ है एंड इज पेटेड इन इंडिया और ड्रॉन अपॉन एन पीआरआई। सर या तो इसके सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन है इंडिया में ड्रॉ हुआ है, ड्रॉन और मेड इन इंडिया। सबसे पहले सर मेड इन इंडिया होना चाहिए, एंड इट इज इधर पेबल इन इंडिया, या तो इंडिया में पेमेंट करने की बात कर रहे हो, या फिर जिसके ऊपर ड्रॉ हुआ है ना वो पीआरआई है, इंडियन है, या तो इंडिया में पेमेंट होने वाला है या फिर एक इंडियन पेमेंट करने वाला है, तो उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। सर सुनो दो कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है? आपका मेड इन इंडिया है, इट इज ड्रॉन और मेड इन इंडिया। एंड दूसरा कंडीशन क्या है? या तो ड्रॉन अपॉन पीआरआई है या फिर पेबल इन इंडिया है, या तो इंडिया में पे करने वाले या फिर एक इंडियन पे करने वाला है। दोनों कंडीशन जब मीट होते हैं ना, तब जाके क्या माना जाता है? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। सर क्या लिखा है? A promissory note or a bill of exchange or a check will be considered as an inland instrument if two conditions are met. पहला, it is drawn or made in India and it is either payable in India or it is payable or it is drawn upon a person resident in India. ये दोनों कंडीशन जब मीट होते हैं इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे कि क्या? प्रॉमिसरी नोट मेड इन पटना पेबल इन रांची, मतलब आपने इंडिया में बनाया है और रांची में पेबल है, इंडिया में पेबल है। या फिर बिल ड्रॉन इन वाराणसी ऑन अ पीआरआई जोधपुर, मतलब सर आपने इंडिया में बनाया है और पेमेंट कौन करेगा? पीआरआई करेगा जो जोधपुर में रहता है। तो सर भले ही पेमेंट यूएस में होने वाला है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा सर तीन चीज है, ड्रॉन इन इंडिया पहला, प्लस पेबल इंडिया में होना चाहिए, या ड्रॉई पीआरआई होना चाहिए। ये और है और ये एंड है। तो सर ये दोनों कंडीशन अगर मीट होता है तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बनता है, और अगर नहीं हो तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट के अलावा जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ऑल इंस्ट्रूमेंट अदर देन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट आर कंसिडर्ड एज फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। सर अब अगर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट या फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होता है तो मेकर और ड्रॉअर की क्या लाइबिलिटी होती है? ध्यान से सुनना। सर इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैरी, सर देखो अगर
मल्टीपल कंट्रीज से लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो लाइबिलिटी कौन से कंट्री की आती है? तो लॉ ने लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। अगर यहां पे कंट्री नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा कॉन्ट्ररी। कंट्री भी हो सकता है, लॉ का भरोसा नहीं है, पर यहां पे आएगा कॉन्ट्ररी। सर क्या लिखा है आपका? इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, मेरी आपसे निवेदन है कि ये मेरे बुक का पहला पहला प्यारा प्यारा एडिशन है। आपको बुक वैसे तो उम्मीद है बहुत अच्छा लग रहा होगा, पर इस तरह की छोटी गलती अगर आपको मिले तो मुझे सबसे पहले तो माफ कर देना, और दूसरी बात, मेरे जो नोट्स, जो माफ करने के बाद जो भी छोटे मोटे करेक्शन मिलेगा वो मेरे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जीमेल पे कहीं भी भेज देना, मैं उसको तुरंत सुधार दूंगा। ठीक है सर? अब सुनो ना, अगर कंट्री के बारे में बात लिखा हुआ नहीं है, मेरी बात सुनना, अगर कंट्री के बारे में बात लिखा हुआ नहीं है, ए एक कंट्री एक्स का था, उसने बी के नाम पे क्या किया? बी के नाम पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसमें बी ड्रॉई था, बी कंट्री वाई का था। अब उसके बाद बी ने वो चेक को इंडोर्स कर दिया सी को, और सी इंडिया का था। तो सर अगर आप सी पे केस करोगे तो सी इंडिया का लॉ कंप्लाई करेगा, अगर आप बी पे केस करोगे तो बी कंट्री एक्स वाई का लॉ कंप्लाई करेगा, और अगर आप ए पे केस करोगे तो एक्स का लॉ कंप्लाई करेगा। मतलब सर जिस पे केस कर रहे हो वो उस कंट्री का लॉ कंप्लाई करेगा। अगर आप किसकी बात कर रहे हो? अगर आप इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हो जो एक फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, समझे सर? जो क्या है? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट अगर होगा तो इंडिया का लॉ अप्लाई होगा, पर अगर एक फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जो या तो मेड इन इंडिया नहीं है, या फिर पेबल इन इंडिया भी नहीं है, या फिर ड्रॉई भी इंडिया का नहीं है, तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट अगर होगा तो जिसके ऊपर केस कर रहे हो उसकी कंट्री का लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। इनकोएट इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है? मैंने एक बार अपने नेफ्यू को, 1.5 साल का नेफ्यू है, उसको मैंने बोला इनकम्प्लीट बोल, तो उसने हकला हकला के बोला इनकोएट, तब नाम पड़ा सर इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। इनकोएट इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। अगर आपने अपने इंस्ट्रूमेंट में, मान लो आपने अगर नाम नहीं लिखा, अगर आपने पेई का नाम नहीं लिखा, या फिर अगर आपने अमाउंट नहीं लिखा, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी चाहिए थी वो अगर आपने नहीं की है, तो उसको इनकोएट या इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। सर सर क्या एक पेबल टू डैश, क्या एक पेबल टू डैश को इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है? जी हाँ सर, इसको भी इनकम्प्लीट इनकोएट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। यहां पे कोई भी नाम भर सकता है और उसको कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट बना सकता है। तो सर ये होता है इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। तो सर इनकोएट इंस्ट्रूमेंट से बहुत सारी चीजें आ जाती है, सुनो। इट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज इनकम्प्लीट इन सर्टेन एस्पेक्ट्स। ठीक है? द मेकर, ड्रॉअर और एक्सेप्टर may sign and deliver it to the another person, leaving the instrument wholly blank or have written or words incomplete। सर एक इनकोएट इंस्ट्रूमेंट का आपको एक प्रोविजन बताता हूं, सुनो। अगर मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, पे टू सलमान, पे टू सलमान रुपीस डैश, और मैंने अगर ये इंस्ट्रूमेंट ले जाकर के शुभम सिंघल ने अगर सलमान खान को दे दिया, तो इसको क्या माना जाएगा? इसको इनकोएट इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। अब सर बातों को थोड़ी गहराइयां में डुबा रहा हूं मैं, डूबते हैं गहराइयों में, जरा ध्यान देना अपना। ठीक है? डूबे गहराइयों में। हाँ सर, हमको वो डूबे और गहराइयां याद आ गया, मूवी सर दीपिका पादुकोण का, और कुछ सीन्स भी याद आ गए। भाई नालायक, पढ़ाई में ध्यान दो, एग्जाम को कितने दिन बचे? सुनो सर, अगर शुभम सिंघल ने सलमान खान को क्या किया, अगर शुभम सिंघल ने सलमान खान को एक चेक बना के दिया, सर एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात प्लीज मालिक, सुनो। वो चेक में कितना अमाउंट लिखा था? उस चेक में अमाउंट कुछ नहीं लिखा था, पर मैंने क्यों सलमान खान को दिया था? मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने सलमान को बोला था सलमान मेरी शादी है, किसके साथ? निधि के साथ मेरी शादी है। निधि ब्रैकेट में लिख रहा हूँ यूएस, यूएस मतलब क्या? यूएस में रहती है निधि, तो निधि के साथ मेरी शादी है। मैंने सलमान को बोला सलमान आकर के परफॉर्म करना, तो सलमान ने बोला पैसे लगेंगे। मैंने बोला कितने? तो बोले डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं। मैंने बोला एक अंदाज बता, तो उसने बोला 1 करोड़ रुपए तक का, 1 करोड़ रुपए तक का क्या लगेगा? लग जाएगा, मैं देख के बताता हूं तेरे को कंसर्ट के बाद, परफॉर्मेंस के बाद। तो मैंने क्या किया, मैंने सलमान खान को एक ब्लैंक चेक इशू कर दिया साइन करके, और मेरी और सलमान खान के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी कि 1 करोड़ रुपए तक कोई भी अमाउंट लिख लेना, 1 करोड़ रुपए तक कोई भी अमाउंट लिख लेना। मेरी एक बात समझो, उस चेक को मैंने क्या, सलमान ने क्या किया, सलमान ने वो चेक अर्पिता को क्या कर दिया? गिफ्ट कर दिया। क्या कर दिया? अर्पिता को गिफ्ट कर दिया। तो अर्पिता क्या बन गई सर? अर्पिता बन गई होल्डर। क्या वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बनी? नहीं, ये क्या बन गई? होल्डर। अर्पिता ने क्या शानपति करी, उसने क्या किया, इस चेक पे उसने अमाउंट लिखा 3 करोड़ का, और वो चले गई बैंक के पास, एचडीएफसी बैंक के पास, और एचडीएफसी से पैसे निकलवाने लगी। क्या ये जो होल्डर है, क्या ये एचडीएफसी से 3 करोड़ रुपए निकलवा सकती है? नहीं सर, लॉ ने कहा नहीं, तुम्हारे बीच में अंडरस्टैंडिंग सिर्फ 1 करोड़ की थी, तो तुम 1 करोड़ रुपए तक निकलवा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं निकलवा सकते। तो होल्डर जो होता है वो सिर्फ 1 करोड़ रुपए निकलवा सकता है। और सर इसी एग्जाम्पल में आगे बढ़ते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, मैंने कहा होल्डर जो होता है वो उतनी ही पैसे निकलवा सकते हैं जितनी अंडरस्टैंडिंग थी। वापस से आ जाओ सर, शुभम सिंघल ने सलमान खान के फेवर में एक चेक ड्रॉ किया था, और वो ब्लैंक चेक था, उसमें अमाउंट नहीं लिखा हुआ था।
सलमान खान ने वो चेक गिफ्ट कर दिया किसको? गिफ्ट कर दिया अर्पिता को। क्या गिफ्ट कर दिया? अर्पिता को चेक गिफ्ट कर दिया। सर कितने रुपए तक भरने की बात हुई थी? 1 करोड़ रुपए तक भरने की बात हुई थी। समझना सर, हमने 1 करोड़ रुपए का अगर हम चेक बना रहे हैं तो चेक जो होता है वो स्टैम्प होता है, ठीक है, उसमें आप स्टैम्प पेपर लगाओगे। अब सर स्टैम्प पेपर जो होता है ना वो डिपेंड करता है चेक का अमाउंट कितना है। अगर चेक का अमाउंट 1 करोड़ रुपए तो आप 1 करोड़ रुपए के हिसाब से स्टैम्प लगाओगे। तो सर शुभम सिंघल ने क्या बोला, और ना सेफर साइड एक काम करते हैं, अपन ना ज्यादा किचकिच नहीं करते, अपन 3 करोड़ रुपए तक का स्टैंप लगा देते। तो जो आपने स्टैंप लगाया ना उसकी वैल्यू कितनी थी? 3 करोड़ रुपए की वैल्यू थी। बट अंडरस्टैंडिंग कितना था? अंडरस्टैंडिंग था कि आप अप टू 1 करोड़ का अमाउंट डालोगे। सर अर्पिता ने क्या किया समझना, अर्पिता ने क्या किया समझना, अर्पिता ने ये चेक जो है वो दे दिया आयुष को। क्या दे दिया चेक? आयुष को। बदले में कंसिडरेशन लिया? हाँ सर। क्या बिफोर मेच्योरिटी दिया? हाँ। गुड टाइटल था क्या? हाँ गुड टाइटल। गुड फेथ में दिया क्या? हाँ सर गुड फेथ में दिया। तीनों कंडीशन मीट हो गए तो उससे आयुष क्या बन जाता है? उससे आयुष क्या बन जाता है? आयुष बन जाता है सर होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब इस होल्डर इन ड्यू कोर्स ने क्या शांतपति की? इसने चेक में 5 करोड़ रुपए का अमाउंट डाला और 5 करोड़ रुपए का अमाउंट डाल करके पहुंच गया एचडीएफसी बैंक के पास। सवाल यह है क्या होल्डर इन ड्यू कोर्स एचडीएफसी बैंक से 5 करोड़ रुपए क्लेम कर सकता है? लॉ ने कहा नहीं। पर सर कितना क्लेम कर सकता है आयुष? फिर लॉ ने कहा तुम 3 करोड़ रुपए तक क्लेम कर सकते हो। 3 करोड़ रुपए तक क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो चेक है ना, तुम्हारा जो स्टैंप है वो 3 करोड़ रुपए तक कवर करता है। क्यों सर ने परमिशन दिया? क्योंकि समझो, अगर अर्पिता ने आयुष से 5 करोड़ की गाड़ी खरीदी और 5 करोड़ की गाड़ी के बदले में ये वाला चेक दिया था, तो उसमें आयुष की क्या गलती भाई? आयुष ने तो कंसिडरेशन पे किया है, गुड फेथ में लिया है, और उसने क्या किया है? बिफोर मेच्योरिटी लिया है, तो आयुष जाकर के क्लेम कर सकता है। पर सिर्फ 5 करोड़ पूरा क्यों नहीं क्लेम कर सकता फिर? क्योंकि आयुष गधा तो नहीं है ना। तूने स्टैम्प पेपर तो देखा होगा ना, 3 करोड़ रुपए तक का स्टैम्प पेपर है, तो तूने कैसे एक्सेप्ट कर लिया? अगर तूने 3 करोड़ रुपए तक का स्टैम्प पेपर देखा है तो तेरे को 3 करोड़ रुपए तक क्लेम कर सकता है एचडीएफसी से, उससे ज्यादा क्लेम नहीं कर सकता। तो मैंने क्या कहा सर, अगर इस तरीके से एक इनकोएट इंस्ट्रूमेंट इशू होता है, क्या कहा मैंने? अगर एक इनकोएट इंस्ट्रूमेंट होता है तो होल्डर जो होता है ना, होल्डर होल्डर क्या कर सकता है? होल्डर एचडीएफसी के पास जाके उतना ही क्लेम कर सकता है जितना इंटेंशन था क्लेम करवाने का। पर अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स हो जाता है तो वो जाकर के पे कर सकता है जितना अमाउंट उसको लिखना है, पर सब्जेक्ट टू द स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट। क्या वो 1.5 करोड़ जाके क्लेम कर सकता था? हाँ। क्या वो 2 करोड़ क्लेम कर सकता है? हाँ। क्या वो 2.5? हाँ। और 3 करोड़ तक क्यों? क्योंकि स्टैम्प पेपर का 3 करोड़ का वैल्यू था, उतना वो क्लेम कर सकता है। ये इनकोएट इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक हो गया। सर इतना जो मैंने तुमको समझाया ना, ये एक लाइन में लिखा है, होल्डर्स कैन नॉट रिकवर द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंटेंडेड टू बी पेड बाय द साइनर। मतलब सर शुभम सिंघल जितना अमाउंट पे करने का इंटेंशन रखता था उससे ज्यादा अर्पिता जो है क्लेम नहीं कर सकती। तो नीचे क्या लिखा है? होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन रिकवर एनी अमाउंट ऑन सच नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड इट इज कवर्ड बाय द स्टैम्प अफिक्स देयर ऑन। जो उसमें स्टैम्प कवर्ड है, अफिक्स है, उससे कवर्ड होना चाहिए। ये 2 लाइन में लिख दिया सर इन्होंने। हाँ, ये तो मैंने तुमको रिविजन में समझाया, कोई समझाता क्या ये तुमको रिविजन में? हाँ, इतना ज्यादा डिटेल में घुस के। चलो सर, उसके बाद क्या है? उसके बाद लिखा हुआ है एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट मतलब एक इंस्ट्रूमेंट जिसको देख के तुमको लग रहा है ये तो साला प्रॉमिसरी नोट भी हो सकता है, ये तो साला बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है, तुमको क्लैरिटी नहीं आ रही है ये क्या है। तो अगर इस तरह की क्लैरिटी नहीं आ रही है ना, तो जो होल्डर होता है उसके पास ऑप्शन है, या तो तू इसको प्रॉमिसरी नोट मान ले या बिल ऑफ एक्सचेंज मान ले। जो भी एक बार तू मान लेगा ना, फिर उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाना, पीछे मुड़ करके मत देखना। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? Where the instrument may be construed either as a promissory note or a bill of exchange, the holder may at his election treat it as either। मतलब तू चूज करना, तेरे को promissory note बोलना है कि bill of exchange बोलना है। The instrument shall be thenceforward। सर फॉरवर्ड सुना था, हेंस सुना था, हेंस फॉरवर्ड सुना था, ये और आगे बढ़ गए साले। हेंस फॉरवर्ड लिखे हैं, हेंस फॉरवर्ड बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली आफ्टर एक्सरसाइजिंग दिस ऑप्शन द होल्डर कैन नॉट चेंज दैट इट इज अदर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एक बार तुमने अगर बोल दिया, तुमको लगा प्रॉमिसरी नोट भी हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है। प्रॉमिसरी नोट अगर तुमने मान लिया तो जिंदगी पर प्रॉमिसरी नोट मानोगे, बाद में उसको बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बोल सकते। सर ये कैसे है? ये कैसे है? सर ये कैसे होता है? सर ये पुराने जमाने में होता था जब लोगों को समझ नहीं आता था कौन ड्रॉर, कौन मेकर, कौन मेकी, तो उन्होंने बकवास सा प्रोविजन बनाया था। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने एक चेक बनाया जिसमें आपने लिखा 50,000 रुपए पे कर देना और नीचे आपने 50,000 को वर्ड में लिखा 60,000, तो सर कौन सी चीज को करेक्ट माना जाएगा, 50,000 को कि 60,000 को? तो लॉ ने कहा भाई एरर के चांसेस यहां पे कम है, तो इस चीज को सही माना जाएगा, इसको सही नहीं माना जाएगा। वेयर द अमाउंट इज रिटन बोथ इन फिगर्स एंड वर्ड्स।
दोनों में डिस्क्रिपेंसी है ना, तो वर्ड्स वाले को सही माना जाएगा, वर्ड्स वाले को सही माना जाएगा, फिगर वाले को आप डिसओन कर दोगे। उसके बाद क्या लिखा है सर, डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है सर, डिमांड इंस्ट्रूमेंट और टाइम इंस्ट्रूमेंट। डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट मतलब वो जब डिमांड पे पेमेंट करना हो, और टाइम इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या सर, डिमांड इंस्ट्रूमेंट मतलब सिंपल, अगर मैंने कोई टाइम नहीं लिखा है, अगर मैंने लिखा ऑन प्रेजेंटमेंट या एट साइट या ऑन डिमांड, अगर मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट में कैसे शब्द यूज किए, मैंने शब्द यूज किए ऑन डिमांड या एट साइट या एट प्रेजेंटमेंट, अगर इस तरह के वर्ड्स मैंने यूज किए तो उसको डिमांड इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। और डिमांड इंस्ट्रूमेंट से क्या होता है सर, जब पैसे मांगेगा तब आपको पे करना पड़ेगा। और अगर मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट में टाइम लिखा, जैसे कि आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड, मतलब मैंने बोला 3 महीने बाद, या फिर आफ्टर साइट मतलब जब तू मेरे पास लाके दिखाएगा उसके बाद 3 महीना, तो सर उसको भी टाइम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, अगर मैंने लिखा 14 फरवरी को दूंगा पैसा, अगर मैंने लिखा 14 फरवरी को दूंगा पैसा, तो उसको क्या माना जाता है सर, टाइम इंस्ट्रूमेंट। और ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन, सर सर्टेन टू हैपन मतलब क्या, डेथ होने पे दूंगा, तो उसको भी टाइम इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। तो सर डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट मतलब जो पेबल ऑन डिमांड होता है या एट साइट या ऑन प्रेजेंटमेंट। पर टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जो आफ्टर अ फिक्स पीरियड पेबल होता है, जो आफ्टर साइट या फिर ऑन अ स्पेसिफाइड डेट या किसी इवेंट के होने पे अगर आप पे करते हो तो उसको टाइम इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। अब सर सुनो, सुनो सुनो, अगर आपने अपने प्रोमिसरी नोट में या बिल ऑफ एक्सचेंज में एट साइट या ऑन प्रेजेंटमेंट वर्ड यूज किया है तो उसको पेबल ऑन डिमांड माना जाता है, ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा था। पर अगर आपने आफ्टर साइट यूज किया, आफ्टर साइट, आफ्टर साइट मतलब क्या होता है, दिखाओगे फिर उसके बाद पेमेंट करूंगा, तो सर आफ्टर साइट क्या होता है वो डिपेंड करता है। अगर प्रोमिसरी नोट की बात करो तो आफ्टर साइट मतलब क्या, आफ्टर प्रेजेंटमेंट फॉर साइट, मतलब जब तुम ला करके मेरे को दिखाओगे उसके बाद से टाइमलाइन शुरू होगा। सर अगर मैंने लिख दिया कि एक प्रोमिसरी नोट है विच इज पेबल 3 मंथ्स आफ्टर साइट, और दूसरी तरफ मैंने लिखा एक बिल ऑफ एक्सचेंज है विच इज पेबल 3 मंथ्स आफ्टर साइट, तो दोनों में फर्क क्या है सर, प्रोमिसरी नोट अगर है तो आफ्टर साइट मतलब क्या, जब तुम प्रेजेंट करोगे, मतलब तुम ला करके मेरे को दिखाओगे तो उसके बाद से 3 महीने बाद मैं आपको पे करूंगा। मतलब मान लो अगर 1 जनवरी को मैंने अगर लिखा है कि 1 जनवरी को, सॉरी अगर मैंने प्रोमिसरी नोट आफ्टर साइट लिखा है और तुमने 1 जनवरी को ला करके प्रेजेंट किया, तो उसके 3 महीने बाद मतलब क्या, मैं आपको 1 अप्रैल को उसका पेमेंट करूंगा। पर अगर बिल ऑफ एक्सचेंज 3 मंथ्स आफ्टर साइट लिखा है तो प्रेजेंटमेंट के बाद नहीं, जिस दिन तुम मेरे पास एक्सेप्ट करवाने आए, तो जिस दिन तुम एक्सेप्ट करवाने आए ना उस दिन से लेके 3 महीने बाद मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। सर ये डिफरेंस है आफ्टर साइट में। आफ्टर साइट सर एक तो टाइम इंस्ट्रूमेंट होता है, अब सर टाइम इंस्ट्रूमेंट में उन्होंने प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में अलग अलग किया है। सर ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर साइट मतलब क्या, आफ्टर साइट मतलब इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट क्या होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होगा, प्रोमिसरी नोट में आफ्टर प्रेजेंटमेंट फॉर साइट होगा, जब लाके दिखाओगे उसके बाद 3 महीने बाद पैसे मिल जाएंगे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में आफ्टर प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के लिए जब प्रेजेंट किया, या फिर सर अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो जिस दिन आपने नोटिंग फॉर नॉन एक्सेप्टेंस या प्रोटेस्ट के लिए नोटिंग करवाया उस दिन से आपका टाइम पीरियड कैलकुलेट होना शुरू होगा। अब सर आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की मेच्योरिटी कब मानी जाती है, तो सर मेच्योरिटी जो होगा वो उस दिन होगा जिस दिन वो बिल पेमेंट के लिए ड्यू है, जिस दिन आपका बिल पेमेंट के लिए ड्यू है उस दिन मेच्योरिटी माना जाएगा। सर डिमांड इंस्ट्रूमेंट में, डिमांड इंस्ट्रूमेंट में क्या कोई ग्रेस पीरियड होता है, नहीं सर। पर टाइम इंस्ट्रूमेंट में आपको 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है आपको टाइम इंस्ट्रूमेंट में। सर एक बात बताओ, अगर मैंने एक इंस्ट्रूमेंट प्रोमिसरी नोट बनाया पेबल ऑन डिमांड, पेबल ऑन डिमांड, अगर वो लेकर के इंस्ट्रूमेंट मेरे पास 1 जनवरी को आ गया, कब आ गया, 1 जनवरी को, क्या उसमें मैं 3 दिन जोड़ूंगा, क्या मैं उसमें 3 दिन जोड़ूंगा, लॉ ने कहा नहीं, आपको 1 जनवरी को ही पे करना पड़ेगा। पर सर अगर मैंने एक टाइम इंस्ट्रूमेंट बनाया, मैंने बोला वो पेबल होगा 14 फरवरी को, मैंने क्या बोला कब पेबल होगा, 14 फरवरी को पेबल होगा। अब वो आकर के मेरे पास 14 फरवरी को प्रेजेंट कर रहा है, तो क्या मैं उसमें 3 दिन जोड़ूंगा, सर मैंने स्पेसिफिक डेट लिख दिया था 14 फरवरी, क्या मैं उसमें 3 दिन जोड़ूंगा। तो सर उस केस में क्या माना जाएगा, सर इस केस में 3 दिन बिल्कुल जुड़ेगा। अरे क्या बात कर रहे हो सर, उसने तो एकदम स्पेसिफिक डेट लिख दिया है। तो उससे क्या होता है भाई, डेट लिखने से तुम्हारा टाइम इंस्ट्रूमेंट बनता है और टाइम इंस्ट्रूमेंट में 3 दिन का ग्रेस मिलता है। तो सर ग्रेस मिलेगा मतलब क्या, 14 को तो तुम वैसे भी पे करते, वो छोड़ दो, 15, 16 और 17 के डे एंड तक लेंगे, मतलब अब आपकी मेच्योरिटी कब मानी जाएगी, 17 को मेच्योरिटी मानी जाएगी। सर एक बात बताओ,
अगर एक इंस्ट्रूमेंट मैंने बनाया 1 जनवरी को और मैंने बोला पेबल आफ्टर 3 मंथ्स है, तो 3 महीना कैसे गिनोगे सर? 3 महीना कैसे गिनोगे? लॉ ने बोला ये जो डेट है ना, इसको एज इट इज लिख देना और इसमें 3 महीना जोड़ लेना, तो 3 महीना जोड़ोगे तो अप्रैल आएगा। सर हम क्या करते अगर 3 महीना जोड़ते तो नेचुरली हम 31 मार्च लिखते, पर वैसा नहीं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अलग होता है। उसने बोला अगर मंथ्स लिखा है ना, तो जो डेट है उसको सेम रखना, बस मंथ्स में 3 मंथ्स ऐड कर देना। सर दूसरा एग्जाम्पल दो, अगर मैंने लिखा 31 जनवरी को बनाया मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज एंड मैंने लिखा पेबल आफ्टर 1 मंथ, तो आप कब पे कर दोगे सर? आप पे कर दोगे 31 फरवरी को। क्यों? क्योंकि आपने बोला डेट जो है वैसा का वैसा रखना सर, मंथ में 1 महीना ऐड कर देना। अरे क्या घास चढ़ने गए अपना दिमाग? अरे सर 31 फरवरी थोड़ी होता है, तो 31 फरवरी नहीं होता है तो क्या करें? दो ऑप्शन है, 1 मार्च ले ले कि अपन 28 फरवरी ले ले। तो लॉ ने बोला घाई बहुत है अपने को, बहुत जल्दी है, तुम 28 फरवरी ले लो, 1 मार्च छोड़ दो। अगर जिस दिन तुम्हारा मेच्योरिटी आ रहा है उस दिन अगर आपका एग्जिस्ट नहीं करता तो 28 फरवरी ले लोगे। पर भाई 3 दिन ग्रेस का भी तो जोड़ूंगा, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड मार्च को जो है ये आपका टाइम इंस्ट्रूमेंट जो है ये मेच्योर हो जाएगा, ये पेएबल होगा। सर यहां पे मेरे को एक बात बताओ, इसी एग्जांपल में मेच्योरिटी डेट क्या माना जाएगा? 2 फरवरी, सॉरी 28 फरवरी की 3 मार्च? इसी एग्जाम्पल में आपका मेच्योरिटी डेट क्या माना जाएगा? तो सर इस एग्जाम्पल में मेच्योरिटी मतलब जिस दिन आपका पैसा ड्यू हो जाता है। सर आपका पैसा ड्यू इस दिन होता है, 28 फरवरी को नहीं होता है। ग्रेस डेज को इज्जत दो, इज्जत दो इस ग्रेस डेज को। तो लॉ ने कहा 3 मार्च जो है आपका वो मेच्योरिटी डेट माना जाएगा। प्लीज गाइस अगर मेच्योरिटी डेट पूछेंगे तो प्लीज 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 ग्रेस डेज इंक्लूड कर लेना, प्लीज ग्रेस डेज को इंक्लूड कर लेना। क्या आपको मेरी बात समझ आई? हाँ सर। अब छोटी मोटी चीजें मेरे को एक बात बता दो सर, अगर आपका, चलो एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर आप कितने दिन ऐड करोगे? थर्ड डे ऐड करोगे, आपका 3 दिन ऐड करोगे, थर्ड डे में आपका पेमेंट हो जाएगा। अगर मेच्योरिटी नंबर ऑफ मंथ्स के बाद लिखा है, मान लो 3 महीने बाद पे करना है लिखा है, तो मैंने क्या कहा आपको, डेट इंटैक्ट रखना, आप बस मंथ ऐड कर देना। 1 जनवरी से 3 महीना ऐड करना है तो 31 मार्च मत बोलना, 1 अप्रैल बोलना। पर अगर 1 अप्रैल अगर है ही नहीं, तो जैसे कि 31 फरवरी नहीं था, तो उस केस में उसके पहले वाला दिन ले लेना, 28 मार्च ले लेना। तो सर यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेटेड पीरियड shall be on the day which corresponds, वो तो छोड़ दो, मैंने जो बताया उतना बता दिया और कुछ नहीं चाहिए आपको। सर अगर एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैंने 1 जनवरी को मैंने बनाया और मैंने कहा 7 डेज के बाद पे कर दूंगा, डेज, अब मैं मंथ्स नहीं कह रहा हूं, डेज कह रहा हूं, तो लॉ ने कहा 1 जनवरी को छोड़ देना भाई, तो 2 जनवरी से गिनना शुरू करना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। 8 फरवरी को जो है, 8 जनवरी को जो है ये आपका मेच्योरिटी नहीं होगा। इसके बाद आप 3 दिन और ऐड करोगे, 9, 10, 11, 11 जनवरी को जो है ये मेच्योर माना जाएगा। तो सर अगर डेट्स की बात करते हैं ना, तो जो डेट जिस दिन बना था उसको छोड़ देना, उसके बाद आप नंबर ऑफ डेज गिन लेना, पर मंथ्स में डेट एज इट इज लिख देना और मंथ्स जो है वो ऐड कर देना। बात बस इतनी सी ही है। सर अगर आपका मेच्योरिटी हॉलीडे पे पड़ रहा है, मेच्योरिटी हॉलीडे पे पड़ रहा है मतलब क्या? अगर आपका मेच्योरिटी एक पब्लिक हॉलीडे है तो आप उसका नेक्स्ट प्रिसीडिंग बिजनेस डे लोगे। क्या लोगे? नेक्स्ट प्रिसीडिंग बिजनेस डे लोगे। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया 10th, अगर मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया 5 अगस्त को और मैंने बोला ये 7 डेज बाद पेबल है, तो क्या करोगे सर? अगर मैंने 5 अगस्त को बनाया और 7 डेज बाद पेबल है बोला, तो फिफ्थ छोड़ देना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12th आया सर, 12 अगस्त को ये आइडली मेच्योर होता, तो 3 दिन ऐड करोगे किसका? ग्रेस पीरियड का, तो 13, 14, 15, 15th जो है वो आपका क्या आ जाएगा? 15 अगस्त मेच्योरिटी आ जाएगा। तो 15 अगस्त तो पब्लिक हॉलीडे है ना सर, पब्लिक हॉलीडे मतलब क्या? उस दिन जिस दिन पब्लिक की छुट्टी रहती है। संडे भी पब्लिक हॉलीडे? हाँ सर संडे भी पब्लिक हॉलीडे। पर क्या संडे नेशनल हॉलीडे है? नहीं सर संडे नेशनल हॉलीडे नहीं है। क्या संडे के दिन एनुअल जनरल मीटिंग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, एनुअल जनरल मीटिंग नेशनल हॉलीडे के अलावा कभी भी हो सकता है। तो सर क्या 15 अगस्त छुट्टी का दिन है? हाँ सर 15 अगस्त पब्लिक हॉलीडे भी है, नेशनल हॉलीडे भी है। तो 15 अगस्त को तो पे नहीं कर पाओगे, तो कब पे करोगे? नेक्स्ट प्रीसीडिंग बिजनेस डे। नेक्स्ट प्रीसीडिंग मतलब सर इधर जाना है कि इधर जाना है? अरे सर नेक्स्ट वर्ड मतलब इधर जाने का है ना। पर अरे भाई लॉ है लॉ। सर नेक्स्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग बिजनेस डे है, तो आप इसके पहले वाला बिजनेस डे देखोगे। मैंने क्या कहा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इनको बहुत घाई रहती, तो 15 अगस्त को देता है तो तू छोड़ 14 अगस्त को देते जा। अगर 14 अगस्त भी हॉलीडे है सर,
तो आप 13 अगस्त को देके जाओ, मेरे को नहीं पता, पर आप उससे पहले बिजनेस डे में पे करके जाना। सर नेक्स्ट वर्ड से कंफ्यूज नहीं हो जाना, नेक्स्ट वर्ड से कंफ्यूज मत हो जाना। सर सब चीजें कवर हो गई, सब चीजें कवर हो गई। अब नेगोशिएशन की बात अपन कल करेंगे और कल इस चैप्टर को हम पूरा का पूरा मम कर देंगे। उम्मीद है आपको रिवीजन समझ आ रहा है, उम्मीद है आपको रिवीजन पसंद आ रहा है। कल 1 से 1.25 घंटे में, 1.5 घंटे में अपन पूरा का पूरा रिवीजन जो है उसको खत्म कर देंगे। आई होप यू आर एंजॉइंग द रिवीजन सेशंस माय फ्रेंड, आई होप यू टेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। इतनी मेहनत, इतना कंटेंट, इतना डिटेल्ड फ्री में, इतना कंटेंट है फ्री में, इतने नोट्स है भाई, मेरे एग्जामिशन से कम तो मत लाना। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आपकी बार एग्जामिशन ऐसे आएगा, कैसे आएगा, ऐसे आएगा, कुछ छोड़ के जाने का नहीं, ना मैंने छोड़ा है ना तुम छोड़ के जाओगे। सर इतना तो रेगुलर क्लास में भी कवर नहीं होता होगा जितना मैंने रिवीजन में तुमको घुस घुस के कवर करवाया है। तो जरूर 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 इसका भरपूर फायदा उठाएं। भगवान तुम्हारा भला करेगा, तुम इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि उनको भी इससे बहुत फायदा होगा और आप लोगों का लॉ में टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है गाइस, एंड प्लीज इफ यू आर लविंग द लेक्चर्स, डू मेक श्योर दैट you show some love by commenting how you are liking the lectures, because it takes you just 30 seconds or 45 seconds to type a comment, but it makes my whole day. So guys, please make sure that you go and comment, because your appreciation is my motivation. तो जरूर जरूर कमेंट में लिखना। कल शाम को मिलते हैं इतने ही एनर्जेटिक सेशन के साथ, जिसमें हम पूरा का पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खत्म कर देंगे और उसके साथ हमारे सिलेबस का 110 नंबर का सिलेबस खत्म हो जाएगा। एक दिन और अगर तुमको चाहिए तो लगा के क्वेश्चन बैंक भी खत्म कर देंगे। फिर तुम बताओ तुमको क्या चाहिए लाइफ में गाइस। अब तुमको क्या चाहिए वो खत्म हो गया, अब मेरे को क्या चाहिए, तुम लोगों से मेरे को एग्जामिशन चाहिए और तुम लाओगे, तुम एग्जामिशन लाओगे। इट्स इन यू, इट इज इनसाइड यू, यू नो एवरी कॉन्सेप्ट, ऑल यू हैव टू डू इज अ लिटिल बिट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस एंड यू आर देयर। सो थैंक यू गाइस, आई होप यू आर एंजॉयिंग द सेशन। आई विल सी यू ऑल टुमारो, सेम टाइम सेम जगह। हैव अ वेरी गुड नाइट and take care of your health. This is CA Shubham Singhal signing off.